अध्याय 171 मरने की इच्छा। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। थोड़ा स्तब्ध, गु कियानलिन ने सहज रूप से आने वाली हड़ताल को रोकने के लिए अपनी बाहों को पार किया। बम। हॉलवे में एक और सुस्त आवाज सुनाई दी क्योंकि प्रभाव उसके बचाव के माध्यम से विस्फोट हो गया। एक पल में उसके शरीर के माध्यम से शक्तिशाली सदमे की लहरें भेजी गई। गु कियानलिन का शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ गया और दोनों बाहों के माध्यम से सुन्नता की एक झुंझुनी सनसनी फैल गई। वांग हानक-सुआन और कई अन्य पुलिस सदस्यों ने उसे पकड़ने के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे जमीन पर गिरने की शर्मिंदगी को रोका जा सके। वह गुस्सा और आश्चर्यचकित दोनों थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ लो इतना मजबूत होगा। यहाँ तक कि एक चुपके हमले के साथ और अपनी पूरी ताकत प्रदान करते हुए वह अभी तक थोड़ा सा लाभ हासिल करने में असमर्थ थी। चाहे वह उनकी प्रतिक्रिया की गति, लड़ने की प्रवृत्ति या शक्ति थी, जियाओ लो की क्षमता किसी भी विशेष बल के सैनिकों से अधिक थी जिन्हें वह जानती थी। वह मानव रूप में एक राक्षस था। इस ब्रट ने एक पुलिस अधिकारी पर हमला किया। जल्दी करो और उसे पकड़ो। वांग ज़ानजुआन ने आदेशों को बाहर निकाल दिया, यह देखकर कि गु कियानलिन काफी गंभीर रूप से घायल लग रहा था। हाँ सर। सख्त दिखने वाले पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने अपनी हथकड़ी निकाली और शियाओ लो को बंद कर दिया। बस 1 मिनट, जियाओ लो ने ठंड से पुकारा, फिर हॉलवे की छत पर लगे एक सुरक्षा कैमरे की ओर इशारा किया। यह यहाँ रिकॉर्ड किया गया है कि किसने स्पष्ट रूप से पहले हमला किया। इसलिए जब तक आप यह नहीं कहना चाहते कि हमारे पुलिस अधिकारियों के पास किसी भी तरह नागरिकों पर हमला करने के लिए विशेषाधिकार है, तो मैं कहूंगा कि यह एक बुरा विचार होगा। यह सुनकर पुलिस के सभी सदस्य गु कियानलिन की ओर मुड़ने से पहले अनिश्चितता में एक दूसरे को देखते हुए अपनी पटरियों पर जम गए। वे उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। गु कियानलिन ने एक हाथ हिलाया और उन्हें पीछे हटने के लिए कहा। फिर वह जियाओ लो के सामने खड़े होने के लिए चली गई। उसकी सुंदर आंखें दृढ़ संकल्प के साथ उसे देख रही थी। मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप 1 घंटे पहले कहाँ थे? जियाओ लो ने जवाब दिया, अस्पताल में टहल रहा हूँ। गु कियानलिन ने कहा, आपने टहलने के लिए अपना फोन क्यों बंद कर दिया? मैं अकेला रहना चाहता था और परेशान नहीं होना चाहता था, जियाओ लो ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या यह एक समस्या है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु कियानलिन के मुंह के कोने थोड़े से कांप गए, फिर एक ठंडी चेतावनी जारी की। मेरे पास यही सभी प्रश्न है, लेकिन यहाँ आपके लिए ध्यान रखने के लिए एक वाक्यांश है। कानून के जाल पतले लग सकते हैं, लेकिन यह कभी कुछ नहीं छोड़ता है। जो कोई भी कानून तोड़ता है, उसे बिना किसी अपवाद के उचित सजा मिलेगी। समझ गया, जियाओ लो ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। जियाओ लो ने अपनी आंखें उस पर बहुत देर तक टिकाए रखी और फिर जमकर पुकारा, खारिज। यद्यपि उसके दिल में उसे यकीन था कि जियाओ लो वह था जिसने हे रुआनलियांग को मार डाला था और इसके शीर्ष पर 9/12 की घटना में एक संदिग्ध था, उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। यहाँ तक कि अगर उसने उसे गिरफ्तार कर लिया तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए यह सिर्फ समय और प्रयास की बर्बादी होगी। एक गु कियानलिन केवल अपने बाकी अधीनस्थों के बाहर जाने के बाद जाने के लिए मुड़ा, लेकिन केवल कुछ कदम उठाने के बाद वह रुक गई। पीछे मुड़ते हुए उसने जियाओ लो से कहा, मैं आपको बताना भूल गया, आप उन कपड़ों में बिल्कुल भयानक लग रहे हैं। यह कहते हुए वह दूसरी नजर के बिना चली गई। जियाओ लो ने एक छोटा कूबड़ छोड़ दिया और टिप्पणी को अनदेखा कर दिया। भाई। शियाओ रुई ने दौड़कर शियाओ लो को कसकर गले लगा लिया। दूसरी ओर तांग रेन बिना हिलेडुले असहाय खड़ा था, अभी भी जो कुछ भी हुआ था उसके सदमे से उबर रहा था। पुलिस किसी और पर नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के भाई पर बंदूक तान रही थी। वह वास्तव में नहीं जानता था कि इसमें से क्या करना है। भाई, पुलिस आपको क्यों खोज रही थी? क्या तुमने वास्तव में हे रुआनलियांग को मार डाला? जियाओ रुई ने चिंतित होकर पूछा। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और उसके सिर को थपथपाया और आश्वस्त रूप से कहा, नहीं, उन्हें गलत व्यक्ति मिल गया है। उसके पास अपनी बहन को आराम से रखने के लिए झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच में,
शियाओ रुई अभी भी थोड़ा संशय में था। जियाओ लो ने उसे एक कोमल मुस्कान दी। मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? मैंने वास्तव में अस्पताल में टहलना शुरू किया और कुछ ताज़ी हवा मिली। टीम लीडर गु, अगर अपराधी जियाओ लो नहीं है तो यह कौन हो सकता है? क्या होगा अगर यह है रुआनलियांग के सहयोगी थे जो उन्हें चुप कराना चाहते थे? अस्पताल के बाहर वांग हानजुआन अपने स्वयं के अनुमानों को आवाज दे रहे थे। गु क़ियानलिन की भौहें एक साथ झुक गईं क्योंकि उसने उसे एक अप्रिय चमक दी। सहयोगी उसे चुप कराना चाहते हैं। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि अपराधी जियाओ लो होना चाहिए। जियो लो? पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग हानजुआन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं है। क्या यह उसे किसी भी संदेह से मुक्त नहीं करता है? यहाँ तक कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी गोलियों को पूरी तरह से रोक नहीं सकती थी। गोली लगने के बाद शियाओ लो के शरीर पर कहीं न कहीं खरोंच या घाव होना था। यह सामान्य ज्ञान था। यह भी ठीक वही था जो गु क़ियानलिन समझ नहीं सका। उसने निश्चित रूप से उसे मारा था, तो घाव क्यों नहीं था? एक यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि जियाओ लो अपराधी था, और वर्तमान सबूतों के चेहरे पर उसे किसी भी संदेह से मुक्त कर दिया था। लेकिन एक पुलिस अधिकारी के रूप में उसके अंतर्ज्ञान और निर्णय ने उसे बताया कि अपराधी को जियाओ लो होना था। दोनों ने जो विरोधाभास पेश किया वह उसका सिर चकरा रहा था। अचानक उसने वांग हानजुआन के कॉलर को पकड़ लिया और मांग की, क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में किसी भी तरह की दवा है जो तुरंत एक घाव को बंद कर सकती है? क्या? वांग हानजुआन का मुंह झटके से खुल गया। यह सवाल थोड़ा बचकाना लग रहा था कि दुनिया में ऐसी चमत्कारिक दवा कैसे हो सकती है। क्या तुम्हारा पैर? बस सवाल का जवाब दें। गु क़ियानलिन भौंकने लगा। वांग हानजुआन ने जल्दी से कहा, मैंने सुना है कि युन्नान बायाओं का एक नुस्खा है जो घाव पर रक्तस्राव को जल्दी से रोक सकता है, लेकिन नुस्खे का फॉर्मूला अब कुछ समय के लिए खो गया है। युन्नान बायाओं जो बाजार में मिल सकता है, उसका वह प्रभाव नहीं होगा। गु क़ियानलिन की आंखें चमक उठीं। तो क्या यह हो सकता है कि जियाओ लो के पास सिर्फ वह नुस्खा था? एक गुल करो। वांग हानजुआन ने जोर से निगल लिया, यह सोचकर कि क्या उसके मालिक पर शैतान का कब्जा था। ऐसा लग रहा था कि वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि अपराध को शियाओ लो से नहीं जोड़ा जा सकता। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह असंभव है। और यहाँ तक कि पर्चे के साथ घाव को इतने कम समय में बंद करने का कोई तरीका नहीं है, एक भी निशान के बिना उल्लेख नहीं करना है। एक यह सुनकर गु क़ियानलिन ने उसे अनिच्छा से जाने दिया। उसने उनके पीछे अस्पताल को आखिरी बार देखा, फिर चला गया। बचाव के बाद से पूरे 2 दिनों के बाद सन यू की स्थिति स्थिर हो गई थी। डॉक्टरों ने उसे सफलतापूर्वक मौत के कगार से वापस खींच लिया था। सन यू के माता-पिता भी दुर्घटना के दिन अपने गृहनगर से चले गए थे। अस्पताल के बिस्तर पर ऑक्सीजन मास्क के साथ अपनी बेटी को लेटे हुए देखकर उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया। श्रीमती सन वही बेहोश हो गई। जब सन जियानन पहुंचे तो उनकी आंखें भी लाल हो गई और वह अपने चेहरे से आंसू पोंछने से खुद को रोक नहीं पाए। 1 सप्ताह के बाद सन यू की स्थिति पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। हालांकि डॉक्टरों के पास कुछ बुरी खबर थी। चिंतित स्वर में बोलते हुए उन्होंने कहा, रोगी पहले से ही खतरे से बाहर है और उसके शरीर की स्थिति भी स्थिर हो गई है। हालांकि मरने का उसका इरादा बहुत मजबूत है। वह जागना नहीं चाहती। हमने वह सब कुछ किया है जो हम कर सकते थे, लेकिन अगर रोगी मरने पर जोर देता है तो हम इसमें मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह ऐसा क्यों है? यूयू ने वास्तव में क्या अनुभव किया? गुस्से में श्रीमती सन बीमार कमरे में भाग गई। आंसू बह रहे थे, लगभग रोने के किनारे पर। श्री सन ने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछे और दोह के साथ चुपचाप कमरे में चले गए। यूयू खुद को उस तरह से स्वीकार नहीं कर सकती है जिस तरह से वह अभी है, और वह जियाओ लो का सामना भी नहीं कर सकती है। वह वास्तव में सिर्फ मरना चाहती है। हुशुरोम लगातार सुबक रहा था। खुद एक पीड़ित के रूप में वह बहुत स्पष्ट रूप से समझ गई कि सन यू के सिर में क्या चल रहा था। जियाओ रुई की आंखें लाल हो गई और उसने खुद को तांग रेन की बाहों में दबा लिया, धीरे से सुबकते हुए।
तांगरेन को नहीं पता था कि उसे आराम देने के लिए क्या कहना है, और बस धीरे से उसकी पीठ थपथ पाई। अध्याय 172 दर्द को भूलना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। बीमार कमरे में सन यू अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। उसका चेहरा चाकली और पीला था, और फिर भी वह एक शांत नींद की सुंदरता की तरह दिखाई दी। उसके पास जो ऑक्सीजन मास्क था वह किसी भी तरह से उसकी उत्तम सुंदरता को नहीं छुपाता था। जियाओ लो अपने बिस्तर के किनारे बैठे थे, एक गुलाबी कवर नोटबुक के पन्नों के माध्यम से पलट रहे थे। एक समय में एक पृष्ठ। यह सन यू की गुप्त डायरी थी जो श्री सन और श्रीमती सन ने अपने घर पर पाई थी। मैं आखिरकार बड़े शहर के लिए रवाना हो रहा हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मूवी थिएटर, बड़े शॉपिंग मॉल, खूबसूरत पार्क। यहाँ मैं आता हूँ। मैं भविष्य के लिए उज्जवल उम्मीदों से भरा जियांगचेंग आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जगह इतनी ठंडी और नीच होगी। पिछले आधे साल में मेरे साथ एक भी अच्छी चीज नहीं हुई है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अथाह गड्ढे में गिर रहा हूँ। मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मैं वापस लड़ रहा हूँ, लेकिन अधिक से अधिक मुझे लगता है कि मैं कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। गंदगी धीरे धीरे मेरे शरीर को भर रही है और मेरी आत्मा को दूषित कर रही है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में हजारों चींटियां रेंग रही हैं, मेरी त्वचा को फाड़ रही है और काट रही है, और मुझे इतना दर्द दे रही है कि मैं मरना चाहता हूँ। मैं शैतान के नियंत्रण से छुटकारा पाना चाहता हूँ, और फिर भी हर बार जब मैं इस पीड़ा के आगे झुकता हूँ तो मैं गहराई से डूब जाता हूँ। यह मौत से भी बदतर है। यह कागज का एक बड़ा ढेर था जो संघर्ष, विद्रोह और डूबने के शब्दों से भरा था। तब तक एक पृष्ठ जो पहुंच गया है जहां स्याही थोड़ी ताजा लग रही थी। उन्होंने कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं वास्तव में एक प्यारा लड़का मिला हूँ। उसका नाम जियाओ लो है। वह बहन रुई का भाई है और मेरा बड़ा दाता भी है। वह साफ, सुंदर, रहस्यमय है, सूरज की रोशनी की एक उज्जवल किरण की तरह जो अब मेरे अंधेरे जीवन के माध्यम से चमक रहा है। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ प्यार में पड़ रहा हूँ। उसके लिए मुझे शैतान के नियंत्रण से बचना होगा। मैं यह कर सकता हूँ। बड़ा उपकार, आपको मेरे लिए इंतजार करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बड़े लाभार्थी ने आखिरकार मुझे कबूल कर लिया, लेकिन उसे लो की कार्यशाला का मालिक क्यों होना पड़ा? वह बहुत उत्कृष्ट है, और दूसरी ओर मैं बहुत कलंकित हूँ। बड़े उपकारी, मुझे आपको अस्वीकार करने के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ। कीड़े द्वारा काटे जाने की भावना वापस बढ़ रही है। मुझे क्या करना चाहिए? बड़ा उपकारी, मुझे क्या करना चाहिए? पत्रिका यहाँ अचानक बंद हो गई, जिससे जियाओ लो असामान्य रूप से खराब मूड में आ गया। उसने अपना सिर घुमाकर उस बीमार लड़की को देखा जो चुपचाप अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। अब यह उसके लिए स्पष्ट था कि वह मुख्य कारण था कि सन यू ने इमारत से छलांग लगा दी थी। अगर यह उसकी जल्दबाजी में स्वीकारोक्ति और उसकी असली पहचान का ज्ञान नहीं था, भले ही वह हे रुआनलियांग की पकड़ से बच नहीं पाई थी, तो वह आत्महत्या के अंतिम निर्णय पर नहीं आई होती। अब उसे देखते हुए वह एक फूल की तरह लग रही थी जो मुरझा रही थी, और जियाओ लो अपराध की भावना को रोक नहीं सका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उपस्थिति आपको इतना दर्द लाएगी। मुझे बस इतना पता था कि जब भी मैं आपके साथ था, मुझे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। मेरी नज़रों में आप हमेशा एक सुंदर, दयालु और कोमल लड़की रहेंगी। वह नृत्य जो आपने मध्य शरद ऋतु की पार्टी में किया था, यह जीवंत, आकर्षक और सुरुचिपूर्ण था, और आप एक स्वर्गदूत की तरह थे जो पृथ्वी पर उतर आया था। उसी क्षण मेरे दिल पर कब्जा कर लिया गया था, और यह तुम्हारा था। मैं चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम मेरी औरत हो। जियाओ लू, जो आम तौर पर कम शब्दों वाले व्यक्ति के साथ था, अचानक उस पल में भावों के साथ बह गया, क्योंकि वह सन यू के साथ अकेला बैठा था। ये सब उसके दिल के शब्द थे, लेकिन सन यू से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों की थोड़ी सी भी चिकोटी के साथ नहीं। वह निलंबित एनिमेशन की स्थिति में डूब गई थी।
जबकि उसके शारीरिक कार्य सभी अच्छी तरह से काम कर रहे थे, उसकी चेतना मरती रही। यह मनुष्यों में आत्मसंरक्षण की एक स्वाभाविक वृत्ति थी। जब असहनीय वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है, तो बेहोश होने का विकल्प चुनना, हमेशा के लिए कोमा में लेटना। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इसलिए मुझे भी सब कुछ खत्म करने वाला होना चाहिए। जियाओ लुओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एक दर्दनाक निर्णय पर आया। सुन यू को बचाने का एकमात्र तरीका अब उसे जियांगचेंग में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भूलना था। सब कुछ, खुद सहित। हाँ, बधाइयाँ। आपने 8000 अंकों के लिए कृत्रिम निद्रावस्था की मास्टर प्रतिभा को भुनाया है। उनके सिर में सिस्टम अधिसूचना की घोषणा की गई। जियाओ लुओ ने धीरे से सुन यू के माथे पर अपनी तर्जनी उंगली से उसकी भौहों के बीच दबाया और अपनी आंखें बंद कर ली। अपने दिमाग को साफ करते हुए उन्होंने सन यू की अवचेतन दुनिया आईडी के लिए महसूस करना शुरू कर दिया। इस दर्द को भूल जाओ। भविष्य के लिए उज्जवल आशाओं पर लौटें जो आपके पास थे। मूवी थिएटर, बड़े शॉपिंग मॉल, पार्क, वे अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप आगे देख सकते हैं। जो कुछ भी आपने अनुभव किया है वह केवल एक सपना था, और जब तक कल सूरज उगता है तब तक आप इस सपने से जाग जाएंगे। आप इस सपने में हुई हर चीज को भूल जाएंगे। वे लोग और वे घटनाएं धीरे धीरे धुंधली और रिक्त हो जाएंगी, और आपका जीवन एक बार फिर अर्थ से भर जाएगा। जियाओ लुओ ने सन यू की बेहोशी के माध्यम से प्रवेश करने के लिए एक गहरी, भावपूर्ण आवाज का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी बेहोशी में स्मृति के महत्वपूर्ण हिस्सों में सुधार हुआ। यह एक समय तक जारी रहा, जिससे उसके दिमाग को धीरे धीरे ठीक करने की अनुमति मिली। उसके पिछले संघर्षों के उन दर्दनाक अनुभवों को दूर किया गया। यह एक लंबी प्रक्रिया थी। यह आधी रात तक नहीं था कि सम्मोहन आखिरकार पूरा हो गया। एकाग्रता की लंबी अवधि के कारण जियाओ लुओ थका हुआ था, ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह अभी किसी बीमारी से उबर गया था। वह खड़ा हो गया, सन यू की डायरी उठाई और सिकरूम से बाहर निकलने के लिए धीमे, भारी कदमों के साथ चला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राष्ट्रपति जियाओ, भाई। बाहर गलियारे में सन जियानान, जियाओ रुई और तांग रेन उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। जियाओ लुओ ने हाथ हिलाते हुए उन्हें उसके बारे में चिंता न करने के लिए इशारा किया, फिर मिस्टर सन और श्रीमती सन की ओर मुड़ गया। जब वह कल जाग जाए तो उसे दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दें। जियांगचेंग को छोड़ दें, उसे कभी भी यहाँ वापस न आने दें, और जियांगचेंग के बारे में कभी भी कुछ भी उल्लेख न करें। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और बिना दूसरी नजर के चला गया। झांग दाशान और फेंग वुहिंग पहले से ही अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे थे। शियाओ लुओ बिना कुछ कहे कार में बैठ गए। अपनी सीट को सबसे दूर पीछे की ओर झुकाने के लिए समायोजित करते हुए वह लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वह धीरे धीरे अपनी ताकत को ठीक कर रहा था, लेकिन साथ ही दिल दहला देने वाले दोहक से पीड़ित था। यद्यपि सम्मोहन सुन यू को जियांगचेंग में हुई हर चीज के बारे में भूलने की अनुमति देगा, लेकिन वह जियांगचेंग में फिर से देखे गए किसी भी व्यक्ति से कभी नहीं मिल सकती थी, खासकर वह। अन्यथा सम्मोहन जल्दी से अपना प्रभाव खो देगा और सन यू एक बार फिर सब कुछ याद रखेगा, जिसका मतलब था कि वे फिर कभी नहीं मिल सकते थे। यह अलविदा एक शाश्वत था। लाओ जियाओ, क्या तुम ठीक हो? चालक की सीट से झांग दशान ने चिंतित होकर पूछा। जियाओ लुओ ने कहा, ड्राइव करें। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी। झांग दशान ने एक लंबी सांस ली। यह पहली बार था जब उसने जियाओ लुओ को इस तरह के उदास मूड में देखा था। वह जानता था कि इसका सन यू के साथ कुछ लेना देना था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। सुन यू के साथ जो हुआ उसके बारे में सुनने के बाद वह केवल अपना समर्थन और सहानुभूति दे सकता था। भाई, आपको खुद को एक साथ लाना होगा, फेंग वुहिंग ने बैकसीट से सलाह दी। हाँ, ड्रैगन गैंग अभी बड़े पैमाने पर चल रहा है। वे हमारे लोगों की कार्यशाला स्टोरफ्रंट को नष्ट करने के लिए आते रहते हैं। आप अभी गिर नहीं सकते। शियाओ के शब्द शियाओ लुओ की रगों में एक अमृत गोली की तरह थे, जिससे वह एक झटके के साथ बैठ गया। अभी हमारा नुकसान क्या है?
लगभग 50 मिलियन। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि जियाओ लो किस स्थिति में था और वह क्या सोच रहा था। झांग दशान ने अभी भी कुल नुकसान को सच्चाई से रिपोर्ट किया। अध्याय 173 गेंदों को खतरे के रूप में उपयोग करना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। मैडम गो जियाओ लो लोंग सांकुई के येलो स्काई कैसीनो में गए थे। जैसे ही झांग दशान की सफेद कोरोला येलो स्काईज कैसीनो के प्रवेश द्वार पर रुकी, उनके पीछे एक काले रंग की कार ज्यादा दूर नहीं रुकी। वाहन में सवार 2 सादे कपड़ों वाले पुलिस अधिकारियों ने तुरंत गु कियानलिन को स्थिति की सूचना दी। कानून के खिलाफ जियाओ लो के अपराधों के सबूत इकट्ठा करने के लिए गु कियानलिन ने उसे सख्त निगरानी में रखा था, या जैसा कि उसके अधीनस्थों ने कहा, सबसे खराब और सबसे सीधा तरीका। इसका मतलब 24 घंटे निगरानी करना था। जब भी जियाओ लो जाते या कार्रवाई करते तो तुरंत उसे एक संदेश पारित किया जाता था। लाइन के दूसरे छोर पर हैंडफोन पकड़े हुए गु कियानलिन ने आदेश देने से पहले विचार करने के लिए एक पल लिया। उसकी निगरानी जारी रखें। अगर वह कुछ भी असामान्य करता है तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करें। हाँ मैडम, जवाब आया। अधिकारी ने बलपूर्वक सिर हिलाया और कॉल लटका दिया। हालांकि दोनों के चेहरों पर लुक तुरंत बदल गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जियाओ लो और कई पुरुष अपनी कार से उतरने के बाद अपने रास्ते पर जा रहे थे। क्या उन्हें पता चल गया था? दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में सदमे को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं सके। अनुभवी सादे कपड़ों वाले पुलिस के रूप में संदिग्धों को ट्रैक करना और निगरानी करना आवश्यक निगरानी कौशल थे जो वे लंबे समय से अभ्यास कर रहे थे। उन्हें अब तक उनके लक्ष्यों द्वारा कभी भी पता नहीं लगाया गया है। यह उनके लिए पहली बार था और पूरी तरह से उनकी उम्मीदों से परे था। वे लगभग महसूस कर सकते थे कि उनके दिल उनके गले से बाहर निकल रहे हैं। दस्तक, दस्तक, दस्तक। कार की खिड़की पर दस्तक से वाहन के अंदर आवाज आई। दोनों पुलिस वाले देखने के लिए मुड़े, उदासीन दिखने की कोशिश कर रहे थे। केवल जियाओ लो के सुंदर छेने हुए चेहरे को देखने के लिए उन्हें उदासीन रूप से घूर रहे थे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जैसे ही वह उनके करीब आया, वे बेपरवाह दिखाई दे, जैसे कि चल रही घटनाओं से बेफिक्र। ड्राइवर की सीट पर बैठे सादे कपड़ों में बैठे पुलिसकर्मी ने चुपचाप खिड़की से नीचे लुढ़ककर पूछा, क्या कुछ बात है? जियाओ लो ने निष्क्रिय रूप से कहा, आप अस्पताल से पूरे रास्ते हमारा पीछा कर रहे हैं। गु कियानलिन ने आप सभी को भेजा है ना? उसने यात्री सीट पर बैठे सादे कपड़ों वाले पुलिसकर्मी के हाथ में लगे हैंडफोन की ओर इशारा किया। उसे बुलाओ, मैं उसके साथ 1 या 2 बात करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके शब्दों को अपने स्वर में एक अंतिमता ले जा रहा था, जैसे कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो कुछ बहुत भयानक होगा। दोनों पुलिस वाले सीधे बैठ गए, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं हुई। यात्री सीट पर बैठी सादे कपड़ों वाली पुलिस ने तुरंत गु कियानलिन का नंबर डायल किया और मोबाइल फोन को शियाओ लो के वेटिंग हैंड में दे दिया। कोई नया विकास? क्या हो रहा है? लाइन के दूसरे छोर पर गु कियानलिन ने तत्काल बात की। जियाओ लो ने जवाब दिया, अधिकारी गु, यह जियाओ लो है। उसकी आवाज ने गु कियानलिन को स्तब्ध कर दिया। तुरंत ठीक होने पर गु कियानलिन ने जोर से पूछा, आपने उनके साथ क्या किया है? वे पूरी तरह से ठीक हैं। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि उनका निगरानी कौशल उतना ही बुरा है जितना कि यह होता है, शियाओ लो ने कहा। उनके शब्दों ने सादे कपड़ों में 2 पुलिसकर्मियों को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था इस निर्विवाद सत्य के लिए कि उन्हें खोजा गया था। तुम? गु कियानलिन ने गुस्से में अपने दांत किरकिरा कर लिए। शियाओ लो ने जवाब दिया, अधिकारी गु, आप वास्तव में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरी लो कंपनी की दुकानों को एक के बाद एक बदमाशों ने तोड़ दिया है। उन्होंने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं और मेरे नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। इसके बजाय आप मुझ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उस न्याय का क्या हुआ जिसके बारे में आपने मुझे कुछ दिन पहले बताया था? जियाओ लो, आप मुझ पर लेबल चिपकाने की हिम्मत न करें जैसा कि आप चाहते हैं। जिम्मेदारियों के स्पष्ट विभाजन है।
आपकी कंपनी की दुकानों को तोड़ने से जुड़े मामले के प्रभारी अन्य पुलिस विभाग हैं। मैं केवल अपने लिए जिम्मेदार हूँ, गु कियानलिन ने कहा। जियाओ लो मजाक उड़ाते हुए हंसे, कहते हैं, आपका कर्तव्य मेरे कार्यों की निगरानी करना है। मैडम गु, आपके पास वास्तव में बहुत समय होना चाहिए। रोना बंद करो। हम दोनों जानते हैं कि मैं आपके कार्यों की निगरानी क्यों कर रहा हूँ। आपको यह समझाने की आवश्यकता नहीं है, गु कियानलिन ने परेशान होकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मेरे बारे में आपके संदेह को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। शियाओ लुओ ने भौहें उठाईं और हल्के से हंसने लगी। उस स्थिति में आप अभी क्यों नहीं आते? मैं येलो स्काई कैसीनो में एक दृश्य बनाने की तैयारी कर रहा हूँ और आपके एक पुलिस अधिकारी के बिना साइट पर मेरे कार्यों की निगरानी करने के लिए मुझे चिंता है कि मैं गलती से कुछ अवैध कर सकता हूँ। गु कियानलिन के जवाब का इंतजार किए बिना वह लटक गया और यात्री सीट पर बैठे सादे कपड़ों वाले पुलिसकर्मी पर मोबाइल फोन वापस फेंक दिया। बूढ़े जियाओ, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पुलिस को आने और देखने के लिए कह रहे हैं, जबकि आप परेशानी पैदा करते हैं। क्या आपका दिमाग सिर्फ शॉर्ट सर्किट था? झांग दशान जियाओ लो के कार्यों पर उत्तेजित और हैरान दोनों थे। उसने मन ही मन सोचा, जब वे अन्य दुकानों को तोड़ देंगे तो अन्य लोग इसे खत्म कर देंगे और जब तक पुलिस आएगी तब तक वे बहुत दूर जा चुके होंगे। लेकिन नहीं, इसके बजाय आपने पुलिस को पहले ही बता दिया था। हम अभी भी क्या कर सकते हैं? जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको अदालत में लो कंपनी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति क्यों दी? झांग दशान जवाब नहीं दे सका और उसे समझ में नहीं आया कि जियाओ लो ने अचानक विषय को सार्वजनिक परीक्षण में क्यों बदल दिया, जिस पर उसे बहुत गर्व था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने जानबूझकर सिर हिलाया, विनम्रता उसका मजबूत सूट नहीं है। मुझे पता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं। इसके अलावा अत्यंत महत्व की एक और बात है। जियाओ लो ने उसे देखा और सोच समझकर कहा, यह आपकी प्रतिष्ठा का निर्माण करना है ताकि भविष्य में जब आप लो कंपनी पर कब्जा करें तो दूसरों को आप पर विश्वास हो। झांग दशान स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शियाओ लो उनके लिए ऐसी योजना बनाएंगे। उन्होंने कहा, हमने फांग चांगले को मार गिराया है और अब हमारा सामना लांग संकुई से है। लांग संकुई से निपटने के लिए हमें सबसे अधिक समय के लिए चरम उपायों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। आप भविष्य में लो कंपनी की छवि का प्रतिनिधित्व करेंगे और आपको अब किसी भी नकारात्मक चीज से दागदार नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि मैं इन सभी चरम उपायों को करने वाला व्यक्ति बनूंगा, जियाओ लो ने समझाया। ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे एक तरफ रख रहे हो? झांग दशान ने जियाओ लो के शब्दों में छिपे अर्थ को पकड़ लिया। शियाओ लो ने उसके कंधे पर थपकी दी। मैं आपको एक तरफ नहीं रख रहा हूँ, इसे टास्क डिवीजन कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे संकुई बैकलाइन पर पीछे हट गए हैं और कभी भी अपने अधीन प्रत्येक संपत्ति के लिए प्रतिनिधियों को निर्दिष्ट करने के अलावा किसी और चीज का प्रभार नहीं लेते हैं। मैं यहाँ भी यही कर रहा हूँ और आपको लो कंपनी का प्रतिनिधि नियुक्त कर रहा हूँ। आप कंपनी के मामलों के प्रभारी होंगे और मैं बाकी का प्रभारी रहूंगा, समझे? मेरी गेंदों को समझो, क्या बिल्ली है? झांग दशान भावुक हो रहे थे क्योंकि वह इस भावना को हिला नहीं पा रहे थे कि जियाओ लो उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा, इसके लिए व्यवस्था कर रहे थे। इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, जियाओ लो ने उसे क्रोच में लात मार दी, जिससे वह दर्दनाक दर्द से दोगुना हो गया। झांग दाशान ने अपनी कमर को पकड़ लिया, अपनी जांघों को एक साथ निचोड़ते हुए, उसके चेहरे पर एक खेदजनक भाव के साथ। उसने कसम खाई कि उसने एक अंडकोश पॉप सुना। वह जियाओ लो पर चिल्लाया, क्या आप और आपके पूर्वज, आपने मुझे लात क्यों मारी? आपने खुद कहा था कि आप अपनी गलतियों को समझना चाहते हैं। यह मेरी गलती कैसे है? जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ते हुए एक डेडपैन में कहा, जैसे कि उसने जो बताया था वह उसकी कार्रवाई को उचित ठहराता था। फिर फेंग वुहेन की ओर देखते हुए बोला, वुहेन, अब से तुम और लिटिल फाइव को रुई और तांग रेन की 24 घंटे निगरानी करनी है। उन्हें नजरों से दूर मत होने दो।
लड़कों को अपने साथ ले आओ। अगर कुछ भी असामान्य है तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करें। उन्होंने गु कियानलिन से यह ट्रिक बहुत जल्दी सीख ली थी। क्योंकि वे लांग संकुई के साथ युद्ध करने जा रहे थे, स्वाभाविक रूप से उन्हें घर पर सभी परेशानियों से छुटकारा पाना होगा। निश्चिंत रहो भाई जियाओ, इसे हम पर छोड़ दो। फेंग वुहेन ने अपनी छाती पर एक हाथ थपथपाते हुए वादा किया। फेंग वुहेन को आदेश देने के बाद जियाओ लो ने झांग दाशान को अपनी नजर वापस कर दी। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? मुझ पर मरे हुए मत खेलो, मैंने ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया। तुम मुझे लात मारकर क्यों नहीं देखने देते? अरे मैं यहाँ दर्द से मर रहा हूँ। झांग दशान का चेहरा गहरा लाल था और उसे लगा जैसे उसके नट कुचल दिए गए हों। एक काले रंग की एसयूवी तेज गति से उनकी ओर बढ़ी, फिर पूरी तरह से नियंत्रण में थोड़ी दूरी पर फिसल गई क्योंकि उसके चालक ने ब्रेक पर टक्कर मार दी, जिससे उनके करीब मृतक रुक गए। दरवाजा खुला और गु कियानलिन स्मार्ट कपड़े पहने कार से बाहर निकल गया। वह यहाँ है, आप सभी को पहले जाना चाहिए, जियाओ लो ने झांग दाशान से कहा। क्या आप वास्तव में मुझे एक तरफ रखना चाहते हैं? झांग दाशान ने उसकी बातें सुनकर कहा। हालांकि झांग दाशान की अभिव्यक्ति बदल गई और साथ ही जल्दी से अलग हो गई, बस अगर जियाओ लो ने एक बार फिर उन पर हमला किया। ओह, मुझे इसे आपको देना है, ओल्ड जियाओ दशान, जो हमेशा अंतिम शब्द रखने वाले होते हैं, ने जाने से पहले कहा। फिर फेंग वुहेन की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, भाई फेंग, चलो चलते हैं। इस बेवकूफ को पुलिस वाले के साथ सभी प्यारे प्यारे व्यवहार करने के लिए छोड़ दें। अगर उसका प्रेम संबंध उसे जेल पहुंचाता है तो मैं तुरंत गोंग बजाऊंगा, ढोल बजाऊंगा और पटाखे जलाकर घटना का जश्न मनाऊंगा। झांग दशान वास्तव में निराश था। वह वास्तव में जियो लुओ के साथ लड़ना चाहता था। यहाँ तक कि यह जानते हुए भी कि वे जो कर रहे थे वह अवैध था। वे सिर्फ कानून तोड़ सकते थे और सूर्यास्त तक सवारी कर सकते थे, वह उस तरह का आदमी था। लेकिन जियाओ लुओ ने सीधे उसे लात मारकर धमकी दी और झांग दशान के पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। ओह, यह बहुत दर्दनाक था। अध्याय 174, परेशानी की तलाश। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। सफेद टी शर्ट और क्रॉप्ड स्किनी जीन्स पहने, मैच करने के लिए सफेद स्पोर्ट्स शूज की एक जोड़ी और उसके ऊपर एक ओरंगिशलाल कार्डिगन लिपटे हुए गु कियानलिन अपनी कठोर वर्दी में डरावने गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर की तरह कुछ भी नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह ट्रेंडी थी और उसके पास एक स्त्री युवा महिला की ताजा कच्ची सुंदरता थी। जियाओ लुओ, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? गु कियानलिन ने दृढ़ता से पूछा क्योंकि वह त्वरित तत्काल कदम में जियाओ लुओ की ओर बढ़ रही थी। शियाओ लुओ ने कहा, मुझे चिंता है कि बहुत अधिक पैसा जीतने के बाद मुझे पीटा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको आने और मेरी रक्षा करने के लिए कहा। मुझे अपनी रक्षा करने के लिए कहो, उसने अपने शब्दों को दोहराया। क्या एक मजाक? गु कियानलिन एक व्यंग्य को रोक नहीं सका। पाह, क्या आपको अभी भी अपनी रक्षा के लिए किसी की आवश्यकता है? जियाओ लुओ ने जवाब दिया, बहुत गंभीर लग रहा था, जैसा कि उसका मतलब था, हाँ मैं करता हूँ। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और येलो स्काई कैसीनो में चला गया। गु कियानलिन सोच रहा था, उसे इस बारे में बुरा लग रहा था जैसे कि जियाओ लुओ की योजनाओं में से एक में ले जाया जा रहा हो। उसने काले रंग की कार में सादे कपड़ों में बैठे दो पुलिसकर्मियों को घूरकर देखा क्योंकि उसकी आंखें उन्हें गुस्से भरे संदेश भेज रही थी। फिर मुड़कर येलो स्काई कैसीनो की ओर बढ़ गई। जियाओ लुओ पृथ्वी पर क्या कर रहा है? जियाओ लुओ ने $5 मिलियन के चिप्स के लिए नकदी का आदान प्रदान किया और सीधे पासा खेल क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। क्या आप मुझे आने और आपको जुआ खेलते हुए देखने के लिए कहते हैं? गु कियानलिन हंसने लगा। क्या कोई समस्या है? उसने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लुओ उसे एक उभरी हुई भौं के साथ देखता है। उन्होंने कहा, मैंने यह नहीं कहा था कि मैं परेशानी पैदा करने जा रहा हूँ। यदि आप ऊब महसूस करते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपके जाने के तुरंत बाद परेशानी पैदा करना शुरू कर सकता हूँ। अगर आप सबूत हासिल करने से चूक जाते हैं तो इसका पछतावा न करें। गु कियानलिन ने अपने दांतों से कहा,
तुम्हारी चालें बहुत हो गई। देरसबेर मैं व्यक्तिगत रूप से आपको गिरफ्तार करूंगा और हथकड़ी लगाऊंगा। अधिकारी गु, आप हमेशा मेरे खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त क्यों हैं? जियाओ लो ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके सवाल का जवाब देने की जरूरत है। यदि आप वास्तव में कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, तो मुझे लगता है कि हम दोस्त हो सकते हैं। लेकिन आपके जानलेवा गुणों को अनदेखा करना मुश्किल है और उन्होंने आपको दूर कर दिया है। मैं विशेष बलों में था और व्यक्तिगत रूप से कई घृणित अपराधियों को वश में किया था, इसलिए मुझे अपने अंतर्ज्ञान और निर्णय पर भरोसा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं आपको गलत नहीं आंक रहा हूँ। आप निश्चित रूप से पहले भी मारे गए हैं। गु कियानलिन ने जियाओ लो को तीखी आंखों से देखा। जियाओ लो ने उसे एक सनकी मुस्कान दी। मैंने वास्तव में पहले किसी को मारा है, क्या आप भूल गए हैं कि मैं वह था जिसने गलती से उस भाड़े के सैनिक को मार डाला था जिसके बाद आप सभी थे? हालांकि यह एक अपराध नहीं है, लेकिन इसके विपरीत मैंने सोचा कि पुलिस को मुझे एक बैनर और पुरस्कार राशि से सम्मानित करना चाहिए था। अपने आप से इतना खुश मत बनो। जब तक आप किसी दिन खुद को दूर नहीं कर देते तब तक आपकी लगातार निगरानी की जाएगी। गु कियानलिन ठंड से चिल्लाया। ठीक है, मैं तब इंतजार करूंगा। जियाओ लो ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि वे इसे जानते थे, दोनों पहले से ही एक जुआ मेज के सामने खड़े थे। कैसीनो में हमेशा की तरह घर डीलर था। पासा डालने से पहले डीलर टेबल के चारों ओर जुआरी को देखता था और उनके दाव लगाने की प्रतीक्षा करता था। एक दूसरे विचार के बिना जियाओ लो ने बिग पर अपने सभी $5 मिलियन के चिप्स पर दाव लगाया। सामान्य दाव 1000 या 2 या अधिक से अधिक 50,000 के लायक है। तथ्य यह है कि किसी ने अचानक इतनी बड़ी राशि डाल दी थी। न केवल डीलर और उनके आसपास इकट्ठा जुआरी को झटका लगा, बल्कि गु कियानलिन को भी। उसने व्यक्तिगत रूप से जियाओ लो को अपने कार्ड के साथ चिप्स के लिए भुगतान करते देखा था। उन्होंने जो नीचे फेंक दिया वह सिर्फ प्लास्टिक चिप्स नहीं थे जो वे लग रहे थे, बल्कि वास्तव में $5 मिलियन थे। आप वास्तव में यह शर्त लगा रहे हैं? वह पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। निश्चित रूप से नकली शर्त जैसी कोई चीज नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। गु कियानलिन ने फिर पूछा, आप ऐसे ही $5 मिलियन फेंक रहे हैं? जियाओ लो ने सिर हिलाया और पुष्टि में अपने शब्दों को दोहराया, मैं $5 मिलियन ऐसे ही फेंक रहा हूँ। क्षमा करें, मैं भूल गया था कि आप एक बड़े शॉट हैं और आप असाधारण होने के लिए पर्याप्त समृद्ध हैं। गु कियानलिन ने उपहास में ठंडा जवाब दिया। वह दृढ़ थी कि जियाओ लो अनसुलझे अपराधों के लिए दोषी था और वह केवल उसके प्रति शत्रुता महसूस कर सकती थी। वह उन सबूतों को खोजने के लिए जुनूनी थी जो अंततः उसे उजागर करेंगे कि वह क्या था। जियाओ लो ने उसे जवाब नहीं दिया। वह मुड़ा, उसकी नजर उस डीलर पर पड़ी जिसने पहले ही पासा हिला दिया था, और आग्रह किया, तुमने हमें पासा क्यों नहीं दिखाया? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्रूपियर भयभीत लग रहा था। जियाओ लो के दिमाग में वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने शती का ढेर खा लिया हो। जियाओ लो के चेहरे को देखते ही उसने अचानक पासा के रोल को प्रकट नहीं करने की हिम्मत की, क्योंकि आशंका की गहरी भावना उसे मिल गई। जियाओ लो का चेहरा तुरंत पहचानने योग्य था, क्योंकि यह सभी क्रूपियर्स के दिमाग में बसा हुआ था। वह कुछ समय पहले यहां आया था और सिर्फ $100,000 की पूंजी के साथ 2 मिलियन जीता था। जब भी वह बड़े पर दाव लगाता है तो यही परिणाम होगा, और जब वह छोटे पर दाव लगाता है तो भी ऐसा ही होता है। उनके लिए जियाओ लो एक सनकी था। अब जब जियाओ लो ने एक सिंगल में 5 मिलियन रखे थे तो क्रूपियर इतनी जोर से हिल रहा था कि उसके पैर कांप रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन उसके चारों ओर जुआरी से परेशान होकर उसे बाहर पहुंचना पड़ा और बड़े कटोरे के शीर्ष ढक्कन को धीरे धीरे उठाना पड़ा। वह आशा के एक पतले टुकड़े से चिपके हुए थे और उम्मीद कर रहे थे कि जियाओ लो संभवतः 100% समय सही निर्णय नहीं लेंगे। हालांकि विश्वास न करना एक बात थी, लेकिन सच्चाई पूरी तरह से अलग मामला था। ढक्कन उठाने के बाद तीनों पासे 4-5-6 दिखाई दिए। बड़ा
शियाओ लुओ के 5 मिलियन अब पलक झपकते ही 10 मिलियन हो गए थे। उत्साहित भीड़ ने उसके चारों ओर चिल्लाना और इशारा करना शुरू कर दिया, जिससे एक गहरी, डरावनी आवाज पैदा हुई क्योंकि अधिक लोग देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसने निडर जुआरी के बढ़ते खौफ को खिलाया। मैनेजर गेंग, हम मुसीबत में हैं। पिछली बार से फेला फिर से यहाँ है। ऊपर येलो स्काई कैसीनो में एक वेटर प्रबंधक के कार्यालय में घुस गया, जिससे गेंग क्यूशिंग, एक महिला के साथ व्यस्त और उसे चारों ओर प्यार करते हुए, चौंक गया और कूद गया। गेंग क्यूशिंग ने गुस्से में मेज पर एशट्रे उठाया और इसे वेटर पर जोर से फेंक दिया। ओह, तुमने आने से पहले दस्तक क्यों नहीं दी? एशट्रे वेटर के माथे पर लगी और वह सितारों को देखते हुए फर्श पर गिर गया। यह तेज दर्द से इतना धड़क रहा था और वह लगभग फट गया। बेबी, हमें एक पल के लिए छोड़ दो, मुझे पहले कुछ मामलों से निपटने की जरूरत है। गेंग क्यूक्सिंग ने महिला पर भद्दे तरीके से व्यंग्य किया। ऑल राइट, मैनेजर। महिला ने गेंग क्यूक्सिंग के गालों को चूमा, फिर अपने चौड़े खुले कॉलर को समायोजित किया, अपनी जांघों के चारों ओर से अपने निकर खींचे, अपनी पोशाक को सीधा किया और बाहर चली गई। जब वह वेटर के पास से गुजरी तो उसने अपने पैरों को थपथपाया और गुस्से से उस पर अपनी झुंझलाहट व्यक्त की। जैसा कि उसने ऐसा किया, गरीब वेटर यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि उसने अविश्वसनीय रूप से सेक्सी वाइब्स कैसे दिए। गेंग क्यूक्सिंग को एक दो बार खांसी आई और ऑफिस का दरवाजा बंद होने के बाद वह फर्श पर पड़े वेटर को देखकर हैरान रह गए। फर्श पर मृत खेलना बंद करो, अब उठो। वेटर जल्दी से फर्श से उतर गया, एशट्रे उठाया और इसे गेंग क्यूक्सिंग की मेज पर रख दिया। गेंग क्यूक्सिंग ने अपने मुंह में एक सिगार डाला, उसे जलाया, गहरी सांस ली और कहा, जाओ, क्या बात है? प्रबंधक गेंग, फेला जिसने हमारे कैसीनो में 2 मिलियन से अधिक जीते थे, फिर से यहाँ है। फिलहाल उन्होंने लगभग 40 मिलियन जीते थे, वेटर ने कहा। क्या? 40 लाख? गेंग क्यूक्सिंग अपनी कुर्सी से उठ गए। 3 महीनों में कैसीनो का शुद्ध लाभ मुश्किल से 40 मिलियन तक पहुंच गया। वह कैसे शांत रह सकता है? वह जल्दी से कार्यालय से बाहर गलियारे में चला गया और बालू के व्यापार से नीचे देखा। एक नजर में उन्होंने तुरंत जियाओ लुओ को पहचान लिया, जिनके चारों ओर भीड़ जमा थी। कई जुआरी और दर्शक जोर जोर से उसकी जय जयकार कर रहे थे और उसे जुए का भगवान कह रहे थे। हाँ, यह वास्तव में वहाँ है। मैंने सुना कि मास्टर लोंग ने कहा कि गिरोह ने हाल ही में लुओ की कंपनी से संबंधित दुकानों को तोड़ दिया था। जो मैं देखता हूँ, वह हमारे कैसीनो से अपना खुद का वापस पाने का इरादा रखता है। हमें क्या करना चाहिए, प्रबंधक? यह आदमी एक सनकी है, वह जो भी दाव लगाता है, वह बाहर आ जाता है। अगर हम उसे सट्टेबाजी जारी रखने देते हैं, तो हमारा कैसीनो एक रात में दिवालिया हो जाएगा, वेटर ने कहा। उसका चेहरा दुखी था। पुराने नियमों का पालन करें, डीलर बदलें और पासा बदलें, तेजी से जाओ। गेंग क्यूक्सिंग चिंतित था और तब और भी घबरा गया जब उसने देखा कि जियाओ लुओ के सामने चिप्स एक छोटे से पहाड़ में ढेर हो गए थे और यह कम से कम 50 मिलियन था जहां तक वह बता सकता था। यदि उन्होंने उसे जीतना जारी रखने की अनुमति दी, तो कैसीनो को गंभीर नकदी प्रवाह बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे अल्पावधि में पूंजी कारोबार को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। मास्टर लोंग ने इसके बारे में जानने के बाद उसे कोई दया नहीं दिखाई। अध्याय 175 अराजक लड़ाई 3-4-5 बड़ा। अध्याय 175 अराजक लड़ाई 3-4-5 बड़ा। जब जियाओ लुओ फिर से जीत गया, इस बार यह बिग पर $40 मिलियन का दाव था और उन्हें विधिवत $80 मिलियन का भुगतान मिला। जैसे जैसे चिप्स के ढेर उसके सामने गगनचुंबी इमारतों में बढ़ते गए, भीड़ का उत्साह अब एक कार्निवल जैसे माहौल में बदल गया था, जिसमें हर कोई उत्साहपूर्वक जुआ के भगवान चिल्ला रहा था। शोर और हलचल ने अधिक से अधिक दर्शकों को आकर्षित किया और मेज जल्दी से ध्यान का केंद्र बन गई। गुक यानलिन पूरी तरह से सदमे और विस्मय की स्थिति में था। लगातार 4 राउंड जीतना अविश्वसनीय था। फिलहाल क्रूपियर को अपनी छुट्टी लेने का बहाना मिला और दूसरे ने उसकी जगह ले ली। जियाओ लुओ के मुंह का कोना मजाक में घूम गया। पुरानी चाल फिर से। बहुत हो गया,
मैं आज यहीं रुक जाऊंगा। शियाओ लुओ ने एक कैसीनो कर्मचारी को चिप्स को कैश करने और बैंक से अपने खाते में पैसे जमा करने के लिए कहा। रुको, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि आप कुछ और मैचों के लिए खेलना जारी नहीं रख सकते? गेंग क्यूक्सिंग लगभग 100 मीटर के धावक की गति से नीचे गिर गए। 80 लाख डॉलर दांव पर लगे थे। कैसीनो पहले से ही नुकसान का एक नरक बना रहा था। अगर पैसे ऐसे ही ले लिए गए तो मास्टर लॉन्ग शायद उसे जिंदा काट देगा। इसलिए उसके लिए यह निश्चित रूप से असंभव था कि वह एक तरफ खड़े होकर जियाओ लुओ को जाते हुए देखे। क्या मैं रुक भी नहीं सका अगर मुझे अब खेलने का मन नहीं है? शियाओ लुओ ठंडा ठंडा हंसा। बेशक आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कुछ और मैच खेल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं। यह एक सुझाव है, सिर्फ एक सुझाव है, गेंग क्यूक्सिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरी और उदास थी। अधिकारी गु, आपको क्या लगता है? जियाओ लुओ गु कियानलिन को देखने के लिए मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा। अधिकारी? पुलिस? गेंग क्यूक्सिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यहाँ एक पुलिस वाले के साथ जियाओ लुओ को धमकी देना उसके लिए वास्तव में काफी कठिन होगा। लेकिन वह जियाओ लुओ को 80 मिलियन के साथ जाने नहीं दे सकता था। वह विवादित था और थोड़ी देर के लिए नुकसान में था। यह तय करने में असमर्थ था कि अपना कदम कैसे उठाया जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु कियानलिन मुखर और शारीरिक अभिव्यक्तियों का एक अच्छा पाठक था। वह तुरंत गेंग क्यूक्सिंग के शब्दों और दृष्टि के भीतर चेतावनियों और खतरों से अवगत थी। अब वह आखिरकार समझ गई कि जियाओ लुओ ने उसे आने के लिए क्यों कहा था, और यह पूरी तरह से सुरक्षा के लिए उसका उपयोग करने के लिए था। यद्यपि वह कैसीनो के छायादार तरीकों से नफरत करती थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह अब जियाओ लुओ से एक मूर्ख की तरह खेलने के लिए और भी नफरत करती है। अपना गला साफ करते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि आप कुछ और गेम खेल सकते हैं। गेंग क्यूक्सिंग की अभिव्यक्ति शिथिल हो गई और वह भयावह रूप से हंसे। यह सुंदर महिला यहाँ सही है। निश्चित रूप से इसे रोकना अनुचित है, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं। फिर मैं कुछ और खेल खेलूंगा। जियाओ लुओ ने उदासीन रूप से कंधे उचकाए और वापस मेज पर बैठ गया। जब मेरे पास 100 मिलियन होंगे तो मैं रुक जाऊंगा। उनके शब्दों को सुनकर गेंग क्यूक्सिंग खुद पर हंसे, क्योंकि उन्होंने सोचा, आप भाग्यशाली होंगे कि आप कैसीनो से बाहर निकल सकते हैं जितना आप आए थे, और फिर भी आप अभी भी अपने सपनों में 100 मिलियन बनाना चाहते हैं। जैसे ही नए क्रूपियर ने मेज पर अपनी स्थिति ली, गेंग क्यूक्सिंग ने उसे एक सार्थक रूप दिया। क्रूपियर ने जवाब में सिर हिलाया, फिर चतुराई से 3 पासे बदल दिए। चलो शुरू करते हैं। वह जियाओ लुओ पर मुस्कुराया, फिर कटोरे पर ढक्कन रखा और हिलना शुरू करने के लिए तैयार किया। रुको। शियाओ लुओ सीधे बाहर पहुंचे और क्रूपियर की कलाई पकड़ ली। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, जियाओ लुओ ने दूसरे आदमी की उंगली पर अंगूठी उतार दी थी। जियाओ लुओ ने फिर पासा कास्टिंग बाउल खोला और 3 पासे के ऊपर अंगूठी लहराई। जैसे जैसे अंगूठी आगे बढ़ी, वैसे वैसे पासा भी बढ़ता गया, जो क्रूपियर को अपनी इच्छानुसार पासा रोल को बदलने की अनुमति देगा। जियाओ लुओ ने एक निर्दोष पूछताछ मुस्कान दी। मुझे पूछने के लिए क्षमा करें, क्या इसे धोखा माना जाता है? क्रूपियर की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया, क्योंकि एक ठंडा पसीना फूट पड़ा और वह विश्वास नहीं कर सका कि जियाओ लुओ ने अपनी चाल के माध्यम से देखा। इस बीच उनके आसपास के जुआरी ने जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे अब समझ गए कि उन्होंने इस कैसीनो में अधिकांश समय क्यों खो दिया था। यह याद करते हुए कि उन्होंने व्यर्थ में कितना पैसा खो दिया था, उनका गुस्सा एक बार में बढ़ गया। धोखेबाज, यहाँ धोखेबाज है। हे भगवान, तुम मुझे मेरी मेहनत की कमाई लौटा दो। हर कोई आता है और इसे देखता है। कैसीनो ने धोखा दिया है। कैसीनो ने हमें हमारे पैसे से धोखा दिया है। भीड़ उग्र हो गई। जैसे जैसे अधिक से अधिक जुआरी ने हंगामा सुना, उन्होंने अपना रास्ता बना लिया। यह जानने के बाद कि क्या हुआ, वे सभी कैसीनो के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के रैंक में शामिल हो गए। थोड़ी देर के लिए
चिल्लाना और विरोध प्रदर्शन जबरदस्त थे। अपमानजनक क्रूपियर को भीड़ द्वारा सीधे पीटा गया था। बहुत सारे जुआरी जिन्होंने अपनी सभी नकदी और संपत्ति खो दी थी, उन्होंने कैसीनो में सब कुछ तोड़ना शुरू कर दिया। यह केवल एक व्यक्ति के साथ शुरू हुआ और जल्दी ही भीड़ में बदल गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो, तुम। गु कियानलिन ने जियो लो को कम आंका था। वह जानती थी कि जियाओ लो ने कैसीनो में कुछ परेशानी पैदा करने का इरादा किया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके पास वास्तव में शुरुआत से ही एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना थी। ड्रैगन गैंग ने लो की कंपनी से संबंधित दुकानों को तोड़ दिया था, इसलिए उसने येलो स्काई कैसीनो को तोड़ने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाराज जुआरी के क्रोध का इस्तेमाल किया, और उसने वास्तव में इसे स्वयं किए बिना अपना प्रतिशोध प्राप्त किया। मैं बस हर किसी को सच्चाई बता रहा हूं और उन्हें जुआ छोड़ने में मदद कर रहा हूं, जियाओ लो ने नकली चिंता में कहा। गु कियानलिन जानता था कि उसके साथ तर्क नहीं किया जा सकता है। सैकड़ों जुआरी को पागलों की तरह परिसर में तोड़फोड़ करते और कैसीनो के कर्मचारियों को पीटते हुए देखते हुए उसने तुरंत एक टीम भेजने के लिए मुख्यालय से संपर्क करने के लिए अपना फोन निकाला। हालांकि एक प्रदर्शनकारी ने अराजकता में उसे धक्का दिया, जिससे उसका हैंडफोन गिर गया, जो मुहर लगाने वाले जुआरी के पैरों के नीचे था। टूट गया, अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। तबाही के बीच खड़े गेंग क्यूक्सिंग गुस्से में भड़क रहे थे। उनका चेहरा अशुभ और अंधेरा था। जियाओ लो ने कैसीनो के छिपे हुए घोटालों को उजागर किया था और कैसीनो की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी, जिससे इसका व्यवसाय कम हो जाएगा। वह अपने कैसीनो को नाराज जुआरी द्वारा तोड़ने के साथ कैसे शांत रह सकता है? कैसीनो मुसीबत में है, 40 से 50 पुरुषों को भेजे। उन्होंने कॉल किया और 10 मिनट से भी कम समय में 5 वैन कैसीनो के सामने के प्रवेश द्वार पर चिल्लाईं। लंबे चाकू, कुल्हाड़ी और लोहे की छड़ों से लैस लोगों का एक समूह वाहनों से उतरा। एक पल में कैसीनो के दरवाजे खुल गए और सशस्त्र लोगों ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर हमला किया, उन्हें बिना किसी दया के हैक कर दिया। अधिकारी गु, खलनायक यहाँ है, जल्दी करो और उन्हें गिरफ्तार करो। उन्हें देखो, वे कितने क्रूर हैं, लोगों को हैक कर रहे हैं। जियाओ लो ने गु कियानलिन से कहा, उसके चेहरे पर एक सार्डोनिक मुस्कान चमकती है। चुप रहो। गु कियानलिन के विचार एक भंवर में थे। वह लंबे समय से जानती थी कि ड्रैगन गैंग के सदस्य निर्दयी थे, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखकर क्रूर की उसकी समझ ने एक नया अर्थ लिया। अपने हथियारों से लगातार हैकिंग करते हुए ये लोग निहत्थे लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे मारना बंद करो, हम जारी रखने की हिम्मत नहीं करते हैं। हम जारी रखने की हिम्मत नहीं करते हैं। मुझे खेद है, कृपया मुझे मत मारो। रुक जाओ, मुझे मत मारो। जैसे ही ड्रैगन गैंग ने हमला किया, कैसीनो में जुआरी डर में डूब गए और अपनी जान बचाने के लिए घुटने टेक दिए। हर कोई बाहर निकलो और बाहर निकलने के बाद अपना मुंह बंद करो। अफवाहें मत फैलाओ, नहीं तो मैं तुम सबको जिंदा दफन कर दूंगा। गेंग क्यूक्सिंग ने अपनी धमकी जारी करते हुए जमकर दहाड़ा। जुआरी अपने जीवन से बचने के लिए आभारी थे और तुरंत भाग गए। कैसीनो में केवल जियो लो, गु कियानलिन और ड्रैगन गैंग के भयंकर दिखने वाले सदस्यों को छोड़कर सभी को बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। छोटे बच्चे, क्या आप नहीं जानते कि यह कौन सी जगह है? यहाँ खुद के साथ दुर्व्यवहार करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि आप नहीं जानते कि शैतान कैसा दिखता है। गेंग क्यूक्सिंग की अभिव्यक्ति अजीब थी और वह एक क्रूर आवाज में चिल्लाया जैसे कि वह जियाओ लो को जिंदा निगलना चाहता था। जियाओ लो ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन गु कियानलिन से कहा, अधिकारी गु, निश्चित रूप से आप एक तरफ खड़े नहीं होंगे और उन्हें मुझे मौत के घाट उतारते हुए नहीं देखेंगे। गु कियानलिन को पता था कि जियाओ लो ने उसे स्पष्ट रूप से हेरफेर किया था, लेकिन फिलहाल उसके कर्तव्य की भावना को प्राथमिकता दी गई और उसे चुप्पी में अपने क्रोध का सामना करना पड़ा। वह आगे बढ़ी और गेंग क्यूक्सिंग की ओर इशारा किया। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ गु, जल्दी करो और अपने आदमियों को अपने हथियार डालने और उदारता के लिए विनती करने के लिए कहो, अन्यथा नहीं तो तुम्हारा सिर। जाओ और इस टुकड़े को हैक करो और उस छोटे से बच्चे को एक पेस्ट में डाल दो। गेंग क्यूक्सिंग गुस्से से भड़क रहे थे।
मुझे कम परवाह नहीं थी, अगर वह एक पुलिस वाली थी, वे बस मर सकते हैं। तुम बहुत सारे हो। जैसे ही ड्रैगन गैंग के सदस्य उनकी ओर बढ़े, गुकयानलिन नपेतुले कदमों से उनकी ओर दौड़ी और एक पंख और अपने हाथ के एक थप्पड़ के साथ उसने भीड़ के सामने खड़े आदमी को बाहर निकाल दिया और कुशलता से उसकी स्टील की छड़ छीन ली। अध्याय 176। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। गुकयानलिन विशेष बल के पूर्व सदस्य थे और अत्यधिक प्रशिक्षित और बेहद कुशल थे। जैसे ही उसने जल्दी से अपने लोहे के पाइप के डकैत को राहत दी और अब लड़ाई के लिए सशस्त्र थी। वह एक शेरनी के रूप में निडर और बहादुर थी, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारियों ने उसे निर्दयी होने से हतोत्साहित किया। उसकी तकनीक निर्दोष थी और उसने केवल अपने विरोधियों को वापस मारने और उन्हें निरस्त्र करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वार किया और उस पर वापस आते रहे। ड्रैगन गैंग के सदस्य हालांकि केवल सड़क सेनानी नहीं थे, वे अथक थे और सियार के झुंड की तरह उस पर लगातार हमला कर रहे थे। थोड़े समय के भीतर उन्होंने कई बार उसके बचाव को पार किया और रक्त खींचा। गुकयानलिन को चाकू मारा गया है और उसकी पीठ और निचले धड़ पर पलके लगी है। वह संगठित हमलों के सामने शक्तिहीन लग रही थी, जैसे एक कोने वाला बाघ भेड़िया पैक को मार रहा हो। गुकयानलिन की ड्रैगन गैंग को निरस्त्र करने की चेतावनी ने उनका सारा ध्यान आकर्षित किया था और उसे अपने हमले का एकमात्र लक्ष्य बना दिया था। किसी ने भी जियाओ लो पर ध्यान नहीं दिया, जो पास की गेमिंग टेबल पर बैठा था, किसी भी तरह उसे अनदेखा रखने का एक उत्कृष्ट काम कर रहा था। वह भागने वाले कर्मचारियों द्वारा छोड़ी गई ट्रे से लिए गए संतरे के रस के गिलास का आनंद ले रहा था। उन्होंने गुकयानलिन की सहायता के लिए जाने के लिए कोई तत्परता या झुकाव नहीं दिखाया, जो चल रही घटनाओं के बारे में काफी निंदा कर रहा था। इस बिंदु पर गुकयानलिन को कई घावों का सामना करना पड़ा था, जो उसकी ऊर्जा के स्तर को कम कर रहे थे और इसके साथ उसकी लड़ने की भावना, थकावट और दर्द उसे बताने लगे थे, और वह शुरुआत में गिरोह के सदस्यों के प्रति दयालु होने के लिए खेद की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। कितनी जल्दी उन्होंने अपनी निर्ममता और अथक हमलों से उस पर काबू पा लिया। वह लड़खड़ा रही थी और उसका प्रतिरोध अभिभूत हो रहा था। उसका एकमात्र विकल्प सुरक्षित जमीन पर पीछे हटना था। उसके कपड़े अब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और वह खून से लथपथ थी। बूम! ड्रैगन गैंग के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर वार किया। ये दोनों अच्छी तरह से प्रशिक्षित मुक्केबाज थे और नियमित रूप से करीबी सड़क लड़ाई के लिए अपनी संयुक्त तकनीकों का अभ्यास करते थे। अपने समन्वित हमलों के साथ वे जो शक्ति और बल का उपयोग कर सकते थे, वह अद्वितीय था। गुकयानलिन को कोई मौका नहीं मिला। उसके शरीर को वापस हवा में फेंक दिया गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। वह अत्यधिक दर्द में थी, जैसे कि उसका शरीर टूट गया हो। अधिकारी गु, क्या आपको मदद की जरूरत है? जियाओ लो ने खाली गिलास नीचे रखा और एक मुस्कान के साथ ऊपर चला गया। यहाँ तक कि अपने राज्य में गुकयानलिन बहुत क्रोधित था। उसने केवल अपनी आंखें हिलाईं और जियाओ लो को अपने दांतों को भींचते हुए देखा। वह चुप थी, लेकिन उसकी आंखें अत्यधिक घृणा से जल गई। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन लोगों पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अभी जिस स्थिति में हैं, वह दया का परिणाम है। मुझे अब हमला करने के लिए मजबूर किया गया है और आप मेरे सबसे अच्छे गवाह होंगे। मेरी बेगुनाही को और कौन साबित कर सकता है ना? जियाओ लो मासूमियत से मुस्कुराया। गुकयानलिन की आंखों के लिए उसकी मुस्कान इस तरह के समय के लिए अनुचित लग रही थी। यह डरावना लग रहा था। जियाओ लो पीछे मुड़ा और तुरंत अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा गिरा दिया। सशस्त्र ड्रैगन गैंग के सदस्यों के समूह का सामना करते हुए उन्होंने एक ठंडा और अशुभ असर लिया। इसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। यह कुतिया का बेटा है। आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चार्ज करो, उसे टुकड़ों में काट दो। गेंग क्यूक्सिंग दहाड़ा। उसका कैसीनो उतना ही अच्छा था जितना चला गया था, और लॉर्ड लॉन्ग उसे कभी नहीं जाएगा। अपनी उंगलियों को खोना एक हल्की सजा माना जाएगा और वह सब कुछ कर सकता था। लेकिन उन्हें डर था कि ऐसा नहीं होगा,
बदतर सजा की उम्मीद कर रहे थे और शायद सिर काटने, कई चाकू या गोलियों के माध्यम से धीमी मौत की उम्मीद कर रहे थे। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, जियाओ लुओ के प्रति उसकी नफरत बढ़ गई और वह जियाओ लुओ की मौत को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ड्रैगन गैंग के लोगों ने शियाओ लुओ पर जानलेवा हमला किया और उन पर ब्लेड से हमला किया। शियाओ लुओ पीछे नहीं हटे और इसके बजाय भीड़ की ओर बढ़े। एक फ्लैश में वह हवा में था और इससे पहले कि कोई हिल पाता, एक आदमी को एक ही किक से मिसाइल की तरह उड़ते हुए भेजा गया। यह व्यक्ति गेंग क्यूक्सिंग से ठीक पहले फर्श पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसने झटका से बेहोश होने से पहले एक हौला छोड़ दिया। उन्होंने जो चौड़ी तलवार चलाई थी वह शियाओ लुओ के हाथों में गिर गई थी। हाथ में तलवार लिए जियाओ लुओ ने हॉल में देखते हुए एक घृणित, जानलेवा आभा दी। ड्रैगन गैंग ने एक कदम पीछे खींच लिया। उसे मार डालो, उसे तुरंत मार डालो। गेंग क्यूक्सिंग अपनी मुट्ठियों को कसकर जोर जोर से दहाड़ रहा था। लंबे चाकू लिए 5 लोगों ने अंदर प्रवेश किया। उनके ब्लेड उन्मादी तरीके से जियाओ लुओ की ओर गिर गए। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ लुओ ने अपनी कलाई को काट दिया और गति और संतुलन के साथ क्षैतिज रूप से कटौती की। स्लैश तेज और सटीक था। 5 पुरुषों ने केवल अपनी आंखों के सामने प्रकाश की चमकती मेहराब को महसूस किया, इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके दाहिने हाथ कलाई पर साफ हो गए थे। अब पीछे रह गए स्टंप चमकदार लाल हो गए थे क्योंकि दर्द उनके दिमाग तक पहुंचने से पहले ही खून बाहर निकल रहा था। कड़ा हुआ? ये उनके हाथ थे। यह कैसे संभव हो सकता है? सभी डरावने सेनानियों के साथ दर्द तुरंत नहीं आएगा। एक लड़ाई में जीवित रहने की आवश्यकता ने उनके दिमाग को दर्द के लिए सुन्न रखा और नए खतरों के लिए सतर्क रखा। फिर एक पल के बाद एहसास हिट होगा। अरे वाह! वे दर्द की तीखी चीखों में फूट पड़े, अपने घुटनों पर गिर गए और दर्द में खूनी स्टंप को पकड़ लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शियाओ लुओ ने अपने हमले को तेज कर दिया, बिना किसी राहत के सटीक हमले के पैटर्न में ब्रॉडस्वॉर्ड को कम कर दिया। उन्होंने एक ही झटके में निकटतम व्यक्ति पर जोरदार प्रहार किया, तुरंत उसे बैकफुट पर डाल दिया। हमले की गति पर आश्चर्यचकित होकर उसने अगले झटके को पार करने के लिए अपने धातु के पाइप को उठाया। विकल्प सूचक। धातु के पाइप को आधे हिस्से में काटा गया था। तलवार कठोर और तेज नीचे आ गई थी। जैसे ही ब्लेड को काटा गया, उसे क्षैतिज रूप से लाया गया और आदमी की दाहिनी कलाई में काट दिया गया। बस ऐसे ही एक और हाथ थाम लिया गया। चारों ओर घूमते हुए, अपनी तलवार को ऊंची स्थिति में घुमाते हुए उन्होंने भीड़ पर हमला किया क्योंकि उनके ब्लेड ने सभी दिशाओं में जटिल पैटर्न को काट दिया था। जहां से वह गुजरा वहां हाथ लिए गए और तलवार हाथ रीपर बन गई थी। उनकी तकनीक निर्दोष थी और उनका निष्पादन भयंकर और अविश्वसनीय था। गो किंगलिन से मजबूत और निस्संदेह अधिक शातिर इस लड़ाई में कोई दया नहीं हो सकती है। ड्रैगन गैंग की भीड़ को पीटा गया। वे अव्यवस्था में पीछे हट रहे थे और उसकी प्रगति से पीछे हट रहे थे। जवाबी कार्रवाई करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसका प्रभुत्व पूरा था। गु कियानलिन ने जोर से निगल लिया क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति क्रोध से राहत और फिर भयभीत हो गई। वह पहली बार जियाओ लुओ की योजना में एक मोहरा था जब उसने कैसीनो की प्रतिष्ठा और अस्तित्व को नष्ट कर दिया था। फिर उसने उसे ड्रैगन गैंग के प्रतिशोध के लिए चारा बनने की अनुमति दी, जहां उसने लगभग कीमत चुकाई। 11वें घंटे में उसे बचाने से केवल वह अक्षम रहती है, जिससे वह निरीक्षण करने में सक्षम होती है लेकिन कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। उसने आखिरकार ड्रैगन गैंग पर अपना बदला लेने के लिए उन्हें खूनी कीमत चुकाई और उसने उसके सामने ऐसा किया था। उसने जानबूझकर उसे ड्रैगन गैंग भीड़ के खिलाफ आत्मरक्षा के अपने कार्य का गवाह बनाया था। कदम से सावधानीपूर्वक उन्होंने कैसीनो पर कार्रवाई की, लुओ की कार्यशाला संपत्तियों पर लॉन्ग संकुई के आक्रामक हमलों का मुकाबला किया और कानून के अधिकार क्षेत्र से भाग गए। इस तरह की चतुराई और चालाकी ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। जियो लुओ को ड्रैगन गैंग के सदस्यों को गोभी काटने की तरह मारते हुए देखा, उसे आश्वस्त किया कि जियाओ लुओ वह ठंडा खून वाला और क्रूर हत्यारा था। 10 मिनट बाद ड्रैगन गैंग का एक भी स्थायी सदस्य नहीं था।
वे सभी दर्द से जमीन पर करा रहे थे, उनके दाहिने हाथ काट दिए गए थे और हॉल में बिखरे हुए थे। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था, और यहाँ तक कि गु कियानलिन, जो खूनी दृश्यों को देखने के आदी थे, को भी बंधक बना लिया गया था। एकमात्र खड़ा व्यक्ति गेंग क्यूक्सिंग था, जो अब डर से पीला पड़ गया था और अपने स्थान पर जड़ जमा चुका था। शियाओ लो हाथ में रक्तरंजित तलवार के साथ उसकी ओर बढ़ा। वह इस समय नरक से निकलने वाले एक दुष्ट असुर एक की तरह लग रहा था। तुम मैं ड्रैगन गैंग हूँ। गेंग क्यूक्सिंग एक वाक्य भी पूरा नहीं कर सके। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अगर मैंने आपको नुकसान पहुंचाया तो क्या यह अत्यधिक आत्मरक्षा नहीं होगी? जियाओ लो ने एक नरम मुस्कान दी और गु कियानलिन की ओर मुड़ गया। क्या मैं सही हूँ, अधिकारी गु? गु कियानलिन का पूरा शरीर कांप रहा था। वह जियाओ लो की क्रूरता से दंग रह गई थी। 80 लाख। मैंने यहाँ कुल मिलाकर 80 मिलियन जीते हैं, और आपका कैसीनो इस राशि को अस्वीकार नहीं कर सकता है। आपको मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने होंगे, समझिए? जियाओ लो ने अचानक गेंग क्यूशन के कंधे पर तलवार टिका दी और ठंडे स्वर में कहा, समझ गया, समझ गया। गेंग क्यूशन ने अपना अहंकार खो दिया था और बिना रुके सिर हिलाते रहे। अध्याय 177 गेंग क्यूक्सिंग का भाग्य। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। एक बार जब 80 मिलियन उनके खाते में जमा हो गए तो जियाओ लो ने तलवार फेंक दी और गेंग क्यूक्सिंग से कहा, यह मेरी ओर से लॉन्ग संकुई को बताओ। यह जियांगचेंग में काले प्रतिनिधि के बदलाव का समय है। उन्होंने गेंग क्यूक्सिंग को अपने कंधे पर मजबूती से थपथपाया, फिर पीछे मुड़े और गु कियानलिन की ओर चले गए। गेंग क्यूक्सिंग डर से त्रस्त था और ठंडे पसीने में टूट गया था। वह खड़ा रहा, 1 इंच भी हिलेडुले बिना। उसकी आंखें निराशा से भर गई। गु कियानलिन घावों से ढकी हुई थी। जैसे ही उसने जियाओ लो को अपनी ओर आते देखा, उसने धीरे से कहा, तुम एक दानव हो। मैंने आपको बचा लिया है, क्या आपको मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? जियाओ लो मुस्कुराया। इसके बाद वह बैठ गया और उसे हाथ देने के लिए पहुंच गया। तुम क्या चाहते हो? गु कियानलिन उसे सावधानी से देख रहा था। तुम्हें अस्पताल ले आओ। आप एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी हैं जो साबित कर सकते हैं कि मुझे जीवन धमकाने वाले खतरों का सामना करने पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा आप पुलिस बल के साथ हैं, इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं हर तरह की परेशानी में रहूंगा, जियाओ लो ने धीरे से कहा। उसने उसे बहुत परेशान किए बिना उठने में मदद की। मैं निश्चित रूप से आपको न्याय के दायरे में लाऊंगा। गु कियानलिन जियाओ लो में चमक रहा था। वह शर्मिंदा और गुस्सा दोनों महसूस कर रही थी। मैं इसके लिए इंतजार करूंगा। जियाओ लो ने अभी भी उसे वही प्रतिक्रिया दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बॉस, जियाओ लो ने कुछ परेशानी पैदा की और कल रात लॉन्ग संकुई के येलो स्काई कैसीनो में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। ड्रैगन गैंग के सभी 53 शिष्यों का एक हाथ काट दिया गया था। येलो स्काई कैसीनो के प्रभारी गेंग क्यूशिंग लॉन्ग संकुई की निंदा के डर से खुद 10 मिलियन पैसे लेकर भाग गए थे। चोंगशान हाउस में लेंग ज़ुओ चू युनशियोंग को नवीनतम स्थिति पर रिपोर्ट कर रहा था, जो अपने दोस्त गे झोंगटियान के साथ आराम से बैठा था और गो का एक गेम खेल रहा था। गे झोंगटियान ने सदमे के साथ रिपोर्ट का जवाब दिया। 53 लोगों के हाथ काट दिए और पुलिस उसे जाने देने के लिए कैसे तैयार होगी? जियाओ लो क्या सोच रहा था? उसने आत्मविनाश का रास्ता अपनाया है। चू युनशियोंग ने सोच समझकर एक पत्थर रखा और धीरे से बात की, एक अजीब मुस्कान के साथ, जियाओ लो को कम मत समझो। अगर वह ऐसा करने की हिम्मत कर रहा था तो उसके पास पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए थी। लेंग ज़ो ने सिर हिलाया। जियांगचेंग मुख्यालय से आपराधिक जांच कप्तान गु कियानलिन जियाओ लो के साथ था। उसने सबूत दिया है कि शियाओ लो का कृत्य आत्मरक्षा में था। इसके अलावा कैसीनो के क्लोज सर्किट टेलीविजन ने यह भी रिकॉर्ड किया कि ड्रैगन गैंग के सदस्यों का एक समूह जुआरी को अंधाधुंध हैक कर रहा था और उन्होंने अंततः गु कियानलिन के जीवन को भी धमकी दी। यह शियाओ लो था जो महत्वपूर्ण क्षण में उसके बचाव में आया था।
जियांगचेंग मुख्यालय ने पुलिस बल के प्रति अपनी सेवा के लिए जियो लुओ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें सम्मान पत्र जारी किया था। जैसे ही लेंग जुओ ने बोलना समाप्त किया, वह इस खबर पर उत्साहित महसूस किया, लेकिन साथ ही आतंक की गहरी भावना महसूस की। उसकी अभिव्यक्ति एक अजीब लग रही थी, जो एक बार में हंसने और रोने दोनों प्रतीत होती थी। वह वास्तव में अपने दिल की गहराई से जियाओ लुओ की प्रशंसा करता था। ड्रैगन गैंग की एक डरावनी प्रतिष्ठा थी। वे लुओ की कार्यशाला के कुछ आउटलेट्स को तोड़ रहे थे, उनके कार्यों के प्रतिशोध में, जिससे उनके संगठन को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन जैसा कि यह पता चला, जियाओ लुओ ने लोंग संकुई द्वारा चलाए जा रहे एक लाभदायक कैसीनो ऑपरेशन को बर्बाद कर दिया था, और इस प्रक्रिया में यहाँ तक कि 53 कुलीन ड्रैगन गैंग प्रवर्तनकर्ताओं के हाथ भी काट दिए थे। उन्होंने लांग संकुई की ज्यादतियों के विरोध में खून और लोहे के माध्यम से अपना बदला लिया। वह वास्तव में एक निडर नायक था जो किसी भी चीज से डरता नहीं था। हाँ, ब्रावो! अगर जियाओ लुओ का जन्म एक सदी पहले 30 के दशक में हुआ था, तो वह निश्चित रूप से उन परेशान समय का एक महत्वाकांक्षी और प्रसिद्ध नायक होगा। उनके पास साहस, रणनीति और यहाँ तक कि खामियों के बिना अपनी योजनाओं को पूरा करने की क्षमता है। चू युनशियोंग ने जियाओ लुओ की उदारतापूर्वक प्रशंसा की, मुस्कुराते हुए, और फिर उन्होंने आह भरी और जारी रखा, लेकिन वह बहुत दृश्यमान और उजागर है, और यह उसे यात्रा कर सकता है। उनके आसपास बहुत सारे विशेषज्ञ नहीं हैं, जिन पर वह भरोसा कर सकते हैं, और उनकी वर्तमान क्षमता के साथ लोंग संकुई की बराबरी करना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने येलो स्काईज कैसीनो को हटाने के लिए असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि मैं उनके दृष्टिकोण से असहमत हूँ। लांग संकुई एक छोटे स्वभाव वाला, शातिर आदमी है, और येलो स्काई कैसीनो ताज में उसका गहना था। उसकी प्रमुख संपत्ति नष्ट हो जाने और उसके गौरव को रौंदने के साथ, उसका बदला हिंसक रूप से आएगा और सुनामी की तरह बोर्ड पर हमला करेगा। शियाओ लुओ इसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अभी ठीक होने के बाद लुओ की कार्यशाला लोंग संकुई के प्रतिशोध के बोझ के नीचे फिर से ढह जाएगी। हाँ, लोंग संकुई से निपटना आसान नहीं है, और वह कभी भी अपने हाथों से कार्य नहीं करता है। जियांगचेंग में वह नरक का जीवित राजा है। अगर वह किसी को आधी रात तक मरना चाहता है, तो वह व्यक्ति सुबह तक कभी नहीं रहेगा। जैसा कि जियाओ लोंग ने अब उसे नाराज कर दिया था, वह संभवतः लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। गे झोंगतियान ने जियाओ लुओ के साथ सहानुभूति व्यक्त की। चू युनशियोंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जानबूझकर सोच समझकर धीरे धीरे एक और पत्थर बजाया। गे झोंगतियान ने बोर्ड का अध्ययन किया और आश्चर्य के साथ कहा, ट्रिपल को? यह तब एक ड्रॉ है। हाँ, चलो इसे ड्रॉ के रूप में गिनते हैं। चू युनशियोंग ने चतुराई से हंसते हुए कहा, मैं इस बार शांतिदूत बनूंगा। यह सुनकर गे झोंगटियन ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। चू युनशियोंग के शब्द जियाओ लुओ का समर्थन करने के अपने इरादे का संकेत दे सकते हैं, है ना? लोंग संकुई के क्रोध को शांत करना कैसे संभव हो सकता है? यह रात थी और जियांगचेंग के बाहरी इलाके में मृत चुप्पी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 काले रंग की कारें वहां से गुजरी और वनस्पति से मुक्त एक खुले क्षेत्र में आकर रुकी। उनकी हेडलाइट्स ने जमीन पर लटकने वाली हल्की धुंध को उजागर किया और पास के ब्रश से टकराते ही लंबी छाया डाल दी। लॉर्ड लोंग, मैं अब और हिम्मत नहीं करता, फिर कभी नहीं, कृपया मेरे नीच जीवन को बख्श दें। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसे मोटी रस्सियों से बांध दिया गया था और कुछ बड़े लोगों द्वारा पहली कार से लगभग बाहर निकाल दिया गया था। उसके चिकना बाल झड़ गए थे और उसका चेहरा पिटाई से झुलस गया था। येलो स्काई कैसीनो का मैनेजर गेंग क्यूक्सिंग फरार हो गया था। वह अब उच्च आत्माओं में नहीं था, लेकिन अब एक डूबते हुए कुत्ते जैसा दिखता था, सभी को पीटा गया था और एक खेदजनक दुर्दशा में था। वह अन्य 2 वाहनों के बीच स्थित काले रंग की लिमोसिन कार की ओर बार बार झुक रहा था। वह गहरी श्रद्धा के साथ अपने माथे को जमीन पर पटकता रहा, यहाँ तक कि तपस्या में भी, और कठोर जमीन से टकराते ही हर कोटों के साथ एक सुस्त गड़गड़ाहट भी सुनाई देती थी। उसका माथा गंदगी और मृत घास से सना हुआ था, और उसके माथे पर त्वचा घर्षण से झुलस गई थी, बहुत खून बह रहा था।
उसके बगल में खड़े दो बड़े कठोर दिखने वाले लोग जो फावड़े से एक छेद खोद रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गेंग क्यूक्सिंग, लॉर्ड लॉम ने आपके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया और आपको येलो स्काई कैसीनो का प्रबंधन करने की अनुमति दी। इसके बजाय आप अंत में उसके 10 लाख पैसे लेकर भाग गए। हाँ, आपके पास बहुत साहस है। एक सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने गेंग क्यूक्सिंग से बात की जैसे ही वह कार से बाहर निकला। वह लगभग 30 साल का प्रतीत होता था और एक सफेद जैकेट और पतलून पहने हुए था। वह क्रूर लग रहा था, भौहों के साथ जो हमेशा उभरा हुआ लग रहा था, और उसके माथे पर लकीरें जो उसके शातिर चेहरे को जोड़ती थी। दा युआन, हमारी पिछली दोस्ती के आधार पर कृपया लॉर्ड लॉम के साथ मेरी मदद करें, कृपया लॉर्ड लॉम के साथ मेरी मदद करें। गेंग क्यूक्सिंग ने भीख मांगी, उसके हाथ उसकी जांघ पर चिपक गए। दा युआन हंसे और फिर एक ठंडे, अंधेरे अभिव्यक्ति पर रखा। ठीक है। उन्होंने गेंग क्यूक्सिंग के चेहरे पर लात मारी। उसके मुंह से एक दांत निकल गया क्योंकि उसका सिर लात के बल से चारों ओर घूम रहा था। उसके घायल मुंह से खून फूट गया और उसकी ठोड़ी के नीचे बहुत अधिक खून बह गया। जैसे ही वह प्रवण था, अंधेरा, चिपचिपा तरल पदार्थ जमीन पर तेजी से फैल गया। गेंग क्यूक्सिंग एक अन्य व्यक्ति के पैरों पर गिर गए, जिनकी नाक हुक थी। उन्होंने काला सूट पहना हुआ था और उनके बाल कट गए थे। ठीक है, लैंग। गेंग क्यूक्सिंग ने उसे गिड़गिड़ाते हुए देखा और कर्कश आवाज में उसका नाम पुकारा। हेई लैंग ने उसे उदासीन रूप से देखा और हल्के से चिल्लाया, फिर उसे अगले आदमी को लात मार दी जैसा कि दा युआन ने पहले किया था। तीसरे आदमी ने सोने के रंग का चश्मा पहना था और बीच में एक बाल था। उसके चश्मे ने उसकी वाइपर आंखों के ठंडे और जहरीले रूप को नहीं छिपाया। वह एक भयावह दृश्य था। उसने गेंग क्यूक्सिंग के बालों को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर ऊपर उठा लिया। मैं, लेंग बाओ, उन लोगों से नफरत करता हूं जो लॉर्ड लॉम को सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। उन्होंने एक शक्तिशाली किक दी जिसने गेंग क्यूक्सिंग को अपनी तरफ भेज दिया। फिर एक साफ सुथरे सूट में एक आदमी अपने चमकदार बालों के साथ चिकना पीठ के साथ ऊपर चला गया और जैसे ही उसने अपनी टाई को समायोजित किया, उसने गेंग क्यूक्सिंग पर थूक दिया, कचरा। एक अंडरलिंग से एक खंजर पकड़कर उसने गेंग क्यूक्सिंग के बालों को पकड़ लिया, अपने चेहरे को ऊपर उठाया और बिना किसी दया के उसने धीरे धीरे ब्लेड को गेंग क्यूक्सिंग के बाएं गाल में तब तक घुसाया जब तक कि यह उसके दाहिने गाल से बाहर नहीं निकल गया। उन्होंने खंजर को छोड़ दिया और इसे वहां छोड़ दिया, जिससे गेंग क्यूक्सिंग का चेहरा एक कटार पर मांस की तरह लग रहा था। अरे वाह! अरे वाह! गेंग क्यूक्सिंग चिल्लाया और अनियंत्रित रूप से हिल गया। वह बस एक अजीब, गलेदार हौले में चिल्लाता रहा। उसके मुंह से खून बह रहा था, यह उसके पूरे चेहरे पर था, उसका पूरा शरीर अब खून से लथपथ था। हान मियां, यह चाकू मेरे लिए भी दर्दनाक था। पीले बालों वाले दा युआन ने मजाक किया, दिल से चिल्लाया। सूट पहने व्यक्ति ने रुमाल से अपने हाथ पोंछे और कहा, इस तरह का कचरा ऐसी सजा का हकदार है। अध्याय 178, एक नई शुरुआत। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। अंडरवर्ल्ड समाज से कोई भी तुरंत पहचान लेगा कि ये 4 लोग ड्रैगन गैंग के कुख्यात 4 रक्षक थे, दा युआन, हेई लैंग, लेंग बाओ और हान मियां। वे लोंग संकुई के तहत पुरुषों में सबसे सक्षम थे। शुरुआती वर्षों में ड्रैगन गैंग के उदय के दौरान इन चारों ने उन्हें बार बार असाधारण सेवाएं प्रदान की थी। वे असाधारण मार्शल शक्तियों के साथ उच्च प्रशिक्षित और कुशल मुक्केबाज थे। गेंग क्यूक्सिंग को भयानक रूप से प्रताड़ित किया गया था। वह पीड़ा से करा उठा, जैसे उसके गले से गहरी, घुंघराले आवाजें निकल रही थी। लगभग 2 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा एक छेद खोदा गया था और दा युआन ने उसे सीधे प्रतीक्षा छेद में लात मार दी। उसी समय बीच में सेडान की कार का दरवाजा खुल गया। 1930 के दशक में शंघाई के किसी व्यक्ति की तरह कपड़े पहने एक सज्जन कार से बाहर चले गए। वह चू युनशियोंग के समान उम्र का था और उसने अपनी छाती के सामने से लटकती एक जेब घड़ी पहनी थी। उसके आचरण को देखते हुए पहली नजर में वह डाकू प्रमुख की तुलना में एक निपुण मैग्नेट की तरह लग रहा था जो हत्या और लूट करेगा।
उसके पास नमक और काली मिर्च के बाल थे और आकार में थोड़ा मोटा और गोल था। अपनी बाईं तर्जनी उंगली पर एक विंटेज जेड रिंग पहने आदमी एक ड्रैगन के सिर वाली छड़ी पर झुका और एक युवा महिला के साथ गेंग क्यूक्सिंग की ओर चला गया। ड्रैगन गैंग के 4 रक्षकों ने उसे सम्मान में सलाम किया और उसे मास्टर लॉन्ग के रूप में संबोधित किया। छेद में गेंग क्यूक्सिंग ने जब लांग संकुई को कार से बाहर निकलते देखा तो हड़कंप मच गया। अपने क्षतिग्रस्त मुंह के साथ सुसंगत रूप से कोई शब्द बोलने में असमर्थ उसने अपनी आंखों से विनती की और लोंग संकुई से विनती की कि वह उसे जीने दे। नाक भौं सिकोड़ते हुए लोंग संकुई ने एक बुजुर्ग की तरह अफसोस का चेहरा बनाया जो युवा पीढ़ी में से एक के कार्यों से निराश था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, क्यूशिंग, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। गेंग क्यूक्सिंग ने उसे सुना और उसका चेहरा निराशा से भर गया। एक बच्चे की तरह रोते हुए वह जानता था कि वह इससे बच नहीं पाएगा। लांग संकुई ने घुटने टेक दिए, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और गेंग क्यूक्सिंग को अपने सिर पर थपथपाया। फिर एक उदास मुस्कान डालते हुए उसने कहा, मुझे दोष न दे, शांति से मरने जाओ। निश्चिंत रहें, मैं आपके परिवारों को बहुत जल्द पुनर्मिलन के लिए आपके पास भेजूंगा ताकि आप अकेला महसूस न करें। लांग संकुई खड़ा हुआ, उसने फावड़ा पकड़े हुए 2 लोगों की ओर अपना हाथ हिलाया और एक शांत आवाज में 2 शब्द कहे, उसे दफन करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, 2 लोगों ने जवाब में सिर हिलाया। उन्होंने छेद को गंदगी से भरना शुरू कर दिया और गेंग क्यूक्सिंग को जिंदा दफन कर रहे थे। जैसे ही छेद फावड़े से फावड़ा भरने लगा, गेंग क्यूक्सिंग के घबराहट में संघर्ष करने की आवाज तेज हो गई। यह अचानक बंद हो गया जब गंदगी उसके सिर को ढकने के लिए पर्याप्त थी, जिससे केवल उसका माथा दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसके पूरे शरीर को जमीन के नीचे दफन कर दिया गया, जिसके ऊपर एक छोटा सा टीला था। ड्रैगन गैंग के 2 लोगों ने अपने फावड़ों से पृथ्वी को कसकर दबा दिया और एक छोटे टीले को पीछे छोड़ दिया जो एक अचिह्नित कब्र की तरह दिखता था। ड्रैगन गैंग के सामान्य गिरोह के सदस्य जो इसे देखते थे, वे किसी को जिंदा दफनाने के भीषण कृत्य से हिल गए थे। हालांकि 4 रक्षकों ने नाक भौं भी नहीं सिकोड़ी। इसके विपरीत उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे क्योंकि वे प्रत्येक एक क्रूर मुस्कान के साथ देख रहे थे। मास्टर लॉन्ग, आप मुझे जियाओ नाम के उस युवा लड़के को संभालने दे सकते हैं। मैं आज रात उसका सिर काट दूंगा। छाती के सामने दूसरे हाथ में अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए दा युआन ने निर्देश मांगे। लोंग संकुई ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हम अभी तक उस पर कोई कदम नहीं उठा सकते। चारों रक्षक स्तब्ध रह गए। दा युआन ने तुरंत पूछा, क्यों? लोंग संकुई ने जारी रखने से पहले एक पल इंतजार किया। हमारी जांच के आधार पर वह बैकस्टेज मैनिपुलेटर होने की बहुत संभावना है। यह वह था जिसने हमारे प्रवर्तनकर्ताओं को पुलिस के हाथों मरने का कारण बनाया। वह हमारे भिखारी के लेयर के विनाश से भी संबंधित लग रहा था, बाल्डी द्वारा नियंत्रित ठिकाना। यह आदमी हमारा कट्टर दुश्मन है। आप बस इतना ही कह रहे हैं। लांग संकुई ने अपनी छड़ी को जोर से जमीन पर पटक दिया और कहा, उसने मेरे पीले आसमान कैसीनो को तोड़ दिया। मैं केवल यही चाहता था कि मैं उसे खुद जिंदा फाड़ दूं। मेरे आश्चर्य के लिए, हालांकि चू युनशियोंग उसकी रक्षा करने के लिए दृढ़ है। चू युनशियोंग नाम सुनते ही फॉर प्रोटेक्टर्स पर नजर ही बदल गई। अधिकारियों के सर्कल के प्रतिनिधि के रूप में चू युनशियोंग का महत्वपूर्ण प्रभाव था। जियांगचेंग में चू युनशियोंग वास्तविक अधिपति था। उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति अब उतनी सीधी नहीं थी क्योंकि चू युनशियोंग अब इसमें शामिल था। चू युनशियोंग को सिर्फ अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि वह समाज के नियमों का पालन कर रहा है अगर वह हमारे ड्रैगन गैंग के मामलों में अपनी नाक घुसाने का विकल्प चुनता है। लेंग बाओ चुपचाप बोला। लोंग संकुई ने एक नरम गंध का उच्चारण किया और कहा, उसके पास एक बड़ी मुट्ठी है। बेशक वह जो भी चाहते हैं वह करेंगे। कुछ देर विचार करते हुए उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कल रात मेपल लीफ होटल में एक भोज रखा है और मुझे भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह चाहता है कि मैं उस युवा के साथ सुलह कर लूं। दा युआन, लेंग बाओ, तुम दोनों कल रात मेरे साथ जाओ। याद रखें,
मेरे चेहरे को पढ़ने से अपने संकेत लें। हाँ, प्रभु लोंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दा युआन और लेंग बाओ थोड़ा झुक गए। जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे मैं मारना चाहता हूँ, तो चू युनशियोंग भी अपना भाग्य नहीं बदल पाएगा। लोंग संकुई एक शातिर अभिव्यक्ति के साथ झुकी हुई थी। उसकी आंखें खतरे से भरी हुई थी। सुबह का सूरज क्षितिज से धीरे धीरे ऊपर उठा और शहर को अपने रिपोज से जगाया। झांग दशान ने अपना सूट पहना और लुओ की कार्यशाला में काम करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने शियाओ लुओ से पदभार संभाला था और अब लुओ की कार्यशाला के लिए कार्यकारी निर्णय लेने की जिम्मेदारी उठा रहे थे। बेशक जब यह महत्व के मामलों की बात आती है, तो वह अभी भी लुओ की कार्यशाला के वास्तविक प्रमुख जियाओ लुओ से परामर्श करेंगे। अगले कुछ दिनों में जितना संभव हो उतना कम बाहर जाने की कोशिश करें। खाएं, सोएं और कंपनी परिसर के अंदर आपको जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह करें। मुझे डर है कि ड्रैगन गैंग के लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप के साथ खेलते हुए जियाओ लुओ ने झांग दाशन को याद दिलाया। हाँ, मेरे बारे में चिंता करना बंद करो। आपको अपनी सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। झांग दशान ने जवाब दिया, कुछ हद तक नाराज। जियाओ लुओ ने अपना सिर उठाया और उसे एक नजर में गोली मार दी। कहा, चिंता मत करो। मैं लोंग संकुई को उकसाने की हिम्मत करता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं खुद को बचाने में सक्षम हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात रुई, तांग रेन और आपकी सुरक्षा है। लांग संकुई मेरे आसपास के लोगों से निपटने के लिए सभी तरीकों की कोशिश करेगा क्योंकि वह मेरे साथ व्यवहार नहीं कर सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरी बात सुनें और कंपनी परिसर में रहें। फिलहाल घर मत आना। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि आपको साहस और आत्मविश्वास कहाँ से मिला, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और मैं तुम्हारे पैरों के नीचे लांग संकुई को कुचलने के लिए इंतजार करूंगा। झांग दशान ने जियाओ लुओ के बोझ को समझना शुरू कर दिया। वह किसी भी तरह से उसकी मदद करने में सक्षम नहीं था और केवल एक माउस की तरह अंदर छिप सकता था। जियाओ लुओ ने सिर हिलाया और उसे देखकर मुस्कुराया। मैं अब काम पर जा रहा हूँ। वैसे आप अभी के लिए मेरी भद्दी कार चला सकते हैं। इसके साथ आप जो चाहें करें। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप इसे खत्म कर सकते हैं। मेरी कोई अपमानजनक मांग नहीं है। मैं केवल आपसे एक नई स्पोर्ट्स कार खरीदने की उम्मीद कर रहा हूं और जब आप इसे वापस करने का फैसला करते हैं। झांग दाशान ने शियाओ लुओ से कहा, इच्छाधारी सोच के मुकाबले में लिप्त था। जियाओ लुओ ने उसे देखा और कहा, ठीक है। हे। झांग दशान ने ऊंची एड़ी के जूते पहन लिए। तभी शियाओ लुओ के फोन की घंटी एक नए मैसेज नोटिफिकेशन के साथ बजी। उन्होंने इसे उठाया और देखा कि यह सन जियानान से था और इसमें एक वीडियो अटैचमेंट था। उसने प्ले आइकन पर क्लिक किया। वीडियो में अस्पताल के एक वार्ड की बालकनी को दिखाया गया है। छत पर सुन यू जाग गया, व्हीलचेयर पर बैठा था और सूरज की गर्मी में स्नान कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने संकायों को पूरी तरह से वापस पा लिया है। अस्पताल का गाउन पहने वह एक परी की तरह सुंदर लग रही थी जब धूप उसके चमकदार चेहरे पर खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुरा रही थी। जियाओ लुओ एक प्रसन्न मुस्कान के साथ चमक रहा था। वीडियो में सुन यू को देखते हुए उन्होंने खुद से कहा, आप अब नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। अब बिल्कुल नया जीवन। भले ही मैं अब आपकी दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन जब तक आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं, तब तक मैं सबसे अधिक संतुष्ट रहूंगा। अलविदा सन यू। जैसे ही उन्होंने अपने शब्दों को समाप्त किया, उनकी आवाज भावनाओं से टूट गई। उन्होंने वीडियो बंद कर दिया और अपना फोन नीचे रख दिया। सुन यू के साथ उन्होंने जो कुछ भी साझा किया था, उसे अब सील कर दिया जाएगा और उनकी सबसे पसंदीदा यादों के रूप में संग्रहित किया जाएगा। आज उसके नए जीवन की शुरुआत थी। जियो लुओ के लिए यह एक और यात्रा की शुरुआत थी। अब वह अन्य सभी विचारों को एक तरफ रख सकता था और ड्रैगन गैंग के साथ अंत तक लड़ाई में निपट सकता था। अध्याय 179 इंटरनेट की लड़ाई। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियाओ लुओ ने फ्रिज से 2 अंडे निकाले और उन्हें एक कड़ाही पर तला।
नाश्ता बन गया। वह जानता था कि वह ड्रैगन गैंग से अकेले नहीं निपट सकता था, उसे कहीं से मदद लेनी थी। हुआ राष्ट्र में सबसे शक्तिशाली और सक्षम बल सरकार थी। इसका मतलब यह होगा कि सरकार के संसाधनों का लाभ उठाना ड्रैगन गैंग जैसे अंडरवर्ल्ड संगठनों का मुकाबला करने और दबाने का सबसे प्रभावी और सीधा तरीका था। शियाओ लुओ ने तुरंत जियांगचेंग के हर जिले में पुलिस स्टेशनों की आधिकारिक वेबसाइटों को ब्राउज किया। उनके सुखद आश्चर्य के लिए गुआंगमिंग जिले में एक छोटा सा पुलिस सबस्टेशन सहायक पुलिस अधिकारियों की भर्ती कर रहा था। उम्र, शिक्षा, पृष्ठभूमि। जियो लुओ ने नौकरी विवरण से सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। उन्होंने तुरंत अपना रिज्यूमे जमा किया और एक नई भूमिका लेने के लिए तैयार थे। अपना रिज्यूमे जमा करने के बाद जियो लुओ ने अचानक इंटरनेट पर कुछ गतिविधियों के साथ विसंगतियों का पता लगाया। उन्होंने अपना टोर ब्राउजर लॉन्च किया, कोड की एक श्रृंखला में टाइप किया और डार्क वेब में प्रवेश किया। जब उन्हें पता चला कि इंटरनेट गेटवे और हुआ नेशन के सभी प्रमुख नेटवर्क कई विदेशी हैकर्स के बड़े पैमाने पर साइबर हमलों के अधीन है, तो वह कठोर हो गए। हुआ नेशन की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय में हर कोई अभूतपूर्व तत्परता के साथ अपने कीबोर्ड पर जोरदार टाइप कर रहा था। जल्दबाजी में सुनाई देने वाली आवाजें पूरे बड़े कमरे में लगातार गूंज रही थी। कमरे में हर कोई किनारे पर था। दक्षिणी इंटरनेट युद्ध क्षेत्र एक गंभीर स्थिति में है। सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध। एक व्यथित आवाज एक गूढ़ चेतावनी के रूप में चिल्लाई। यह ध्वनिरहित और सीमारहित युद्ध था, और हुआ राष्ट्र को दुश्मनों में कभी कमी नहीं थी। विरोधी राज्य खुले में हुआ राष्ट्र को भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। बहरहाल वे हुआ नेशन को नुकसान पहुंचाने और हमला करने के लिए ब्लैक हैट हैकर्स की एक सेना का निर्माण कर रहे थे। इंटरनेट के व्यापक अपनाने के साथ साइबर हमलों के अंतर्निहित जोखिम हमेशा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही दुश्मनों ने नेटवर्क सेंटर और उसके प्रवेश द्वारों को तोड़ दिया, हुआ नेशन की बैंकिंग, परिवहन, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य सभी बुनियादी ढांचे प्रणालियों से समझौता किया जाएगा। इससे ब्रेकडाउन हो सकता है। देश नहीं चल सकता था। इसकी सुरक्षा से समझौता किया जाएगा, जिससे अंततः पूरी अराजकता फैल जाएगी। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था। बैंक खाते अचानक समाप्त हो रहे थे, ट्रैफिक लाइट बेतरतीब ढंग से बदल गई थी, और सबसे खराब, मिसाइलों का अनधिकृत लॉन्च। प्रभाव विनाशकारी था। अनजान आबादी अपने दैनिक जीवन के साथ जारी रखेगी, अपने कल के लिए कड़ी मेहनत करेगी और अपने सपनों के लिए दृढ़ रहेगी। यह महसूस नहीं करेगी कि एक गंभीर खतरा मंडरा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एनएसए के अधिकारी अभिभूत दिख रहे थे और ठंडे पसीने में टूट रहे थे। वे दलदल में थे और आक्रमण से उबर रहे थे। अचानक एक उत्साहित चिल्लाहट ने हवा में छेद कर दिया। बाइलिंग दिखाई दिया। क्या आप जानते हैं? उस नाम को सुनते ही एनएसए प्रमुख ने राहत की सांस ली और आंसुओं के लिए लगभग उत्साहित थे। कौन था बाइलिंग? कोई नहीं जानता था, और एनएसए ने केवल नाम के आधार पर एक लिंक सौंपा। वह एक सफेद टोपी हैकर थी जो बेलिंग हैंडल से जाती थी। वह 3 साल पहले अप्रत्याशित रूप से सामने आई और एनएसए को एक विदेशी संस्था के हमले को रोकने में मदद की। पिछले 3 वर्षों से जब भी विदेशों से शत्रुतापूर्ण शक्तियों ने हुआ राष्ट्र पर हमले शुरू किए, बाइलिंग हमेशा अंतिम समय में दिखाई दिया और उन्हें हरा दिया। बैलिंग को हुआ राष्ट्र के रक्षक के रूप में सम्मानित किया गया था। बैलिंग के आगमन ने हमलावरों के लिए कयामत का संकेत दिया। इसने पूरे एनएसए को एक उच्च मूड में वापस ला दिया। जियांगचेंग, हुआए विश्वविद्यालय। बाइलिंग पुस्तकालय में अध्ययन कक्ष में बैठ गई। उसकी उंगलियां उसके सामने लैपटॉप के कीबोर्ड पर क्लिक कर रही थी। उसके होठों के कोने एक चंचल मुस्कान में उठ गए। एक शरारती लड़की कुछ मजेदार और रोमांचक खोज रही थी। उसकी सफेद उंगलियां छोटे ड्रैगन नृत्य और नागिन ओ की तरह थी। कभी कभी वे पहाड़ की चोटी से नीचे गिरने वाले एक भयंकर बाघ की भारी गति से आगे बढ़ते थे, फिर भी कभी कभी वे एक शांत बगीचे में घूमते हुए घूमते थे। उसने एनएसए तक पहुंच बनाई थी और घुसपैठ को अवरुद्ध करने के लिए उनके फायरवॉल को जल्दी से पुनः कॉन्फ़िगर किया गया था। ट्रैफिक को प्रमुख नोड से दूर कर दिया गया, मैलवेयर की पहचान की गई और अलग किया गया,
और यह एक निरंतर बिल्ली और माउस में जारी रहा क्योंकि उसने हमलावरों से एक कदम आगे रहने की कोशिश की। बाई लिंग, तुम क्या कर रही हो? चू यू ने एक झलक ली। उसने उत्सुकता में अपना सिर झुका लिया और उसने जो कुछ भी देखा वह कोड से भरी एक स्क्रीन थी जो पहले कुछ सेकंड में डॉस कमांड की तरह दिखती थी जब एक कंप्यूटर बूट होता है। जैसे जैसे वह टाइप करती रही, कोड की लाइनों पर लाइनें उसकी स्क्रीन को भर देती थी, जैसे कि प्रिंटर द्वारा मुद्रित किया जा रहा हो। मैं सिर्फ कोडिंग कर रहा हूँ। बाई लिंग ने अपना सिर घुमाया और चू यू को देखकर मुस्कुराया। कोडिंग? अपने होठों को पोंछते हुए चू यू पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको इसके लिए छोड़ दूंगा। मैं दिखावटी दिखावे को कोसना जारी रखूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने गुड़िया को फिर से अपने सामने उठाया, गुड़िया की छाती पर जियाओ लो के नाम के साथ कागज का एक टुकड़ा चिपका दिया, फिर आक्रोश में बुदबुदाने लगी, दिखावटी, मुझे आशा है कि आपको जीवन भर प्रेमिका नहीं मिल सकती है। यदि आप ड्राइव करते हैं तो आपके पास एक फ्लैट टायर होगा, यदि आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में हैं तो आपका फोन जोर से बजेगा, यदि आप समय के लिए दबाए जाते हैं तो आप ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। सभी बुरी किस्मत आपको परेशान करती रहेगी। बाई लिंग को नुकसान हुआ कि वह चू यू के शाप पर रोए या हंसने के लिए। जब से जियाओ लो अलविदा कहे बिना चले गए, उन्होंने पाया कि उनका सबसे अच्छा दोस्त अजीब तरह से अभिनय कर रहा था। समय समय पर अपने सपनों में दिखावटी चिल्लाने के अलावा उसने मीठी चीजों के लिए अपनी रुचि छोड़ दी थी और कभी-कभी जियाओ लो पर एक जिन्न डालने के लिए वुडू गुड़िया का उपयोग करती थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह विश्वास करेगी कि चू यू जियाओ लो को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वह विचलित नहीं हो सकती थी। शत्रुतापूर्ण ताकते हुआ नेशन पर बड़े पैमाने पर साइबर हमला कर रही थी और अगर वह ध्यान केंद्रित नहीं करती है तो परिणाम गंभीर होंगे। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने इस बार अच्छी तरह से तैयार किया है। बाई लिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसके गालों पर ब्लश ने उसे एक नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन गुड़िया की तरह बना दिया। उसने हमले के एक बड़े हिस्से को एनएसए आर्किटेक्चर के भीतर द्वितीयक फायरवॉल में बदल दिया था, लेकिन घुसपैठ भारी थी। उसने अब उपकरणों और प्रोटोकॉल की एक लाइब्रेरी तैनात की जो उसने दूरस्थ रूप से वर्चुअल फायरवॉल स्थापित करने के लिए विकसित की थी। जैसा कि वह अब काली टोपी से लड़ रही थी, वह एक के बाद एक इन नए फायरवॉल को स्थापित करती रही। फिर भी बार बार वह हमलों के भारी वजन से अभिभूत थी। जितनी तेजी से वह फायरवॉल स्थापित कर सकती थी, घुसपैठिए उन्हें तोड़ देंगे। वह एक लड़की थी जो एक सुव्यवस्थित ठोस प्रयास के खिलाफ थी, जिसे शीर्ष पायदान वाले हैकर्स की एक सेना द्वारा संचालित किया गया था। एनएसए को कोई मौका नहीं मिला और अविश्वसनीय रूप से अकेले आक्रमण का सामना करने के लिए उसे छोड़ दिया। एनएसए का मुख्यालय। एनएसए के विशेषज्ञ अपने चरम पर थे। उनके कंप्यूटरों से छेड़छाड़ की गई और उन्हें लड़ाई से बाहर कर दिया गया। वे केवल असहाय होकर स्थिति की निगरानी कर सकते थे। ये यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिजात वर्ग थे, फिर भी उन्हें बड़े पैमाने पर साइबर हमलों का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं मिला। उन्हें हुआ नेशन के सम्मान की रक्षा के लिए एक रहस्यमय मास्टर हैकर बाई लिंग पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया गया था। यह सिर्फ शर्मनाक नहीं था, यह शर्मनाक है। और फिर भी वे खुद पर शर्मिंदा होने के लिए बहुत व्यस्त थे। यह आभासी युद्ध समाज और राष्ट्र की नींव पर असर डाल रहा था और कुछ किया जाना था। इन गंभीर परिस्थितियों में उन्होंने केवल एक ही काम किया जो संभव था, उन्होंने चुपचाप बाई लिंग के लिए जड़ जमा ली। स्थिति वास्तव में एक अंधेरा मोड़ बदल रही थी। बाई लिंग द्वारा बनाए गए फायरवॉल पूरे नेटवर्क में अथक हमलों की लहर के बाद लहर द्वारा टूट गए थे। जिस गति से वह फायरवॉल स्थापित कर सकती थी, वह घुसपैठ की उनकी ब्रेकिंग गति से मेल नहीं खा सकती थी। जैसा कि यह प्रवृत्ति जारी रही, यह केवल समय की बात थी कि बाई लिंग रियरगार्ड एक्शन खो देगा। एनएसए के अधिकारियों में घबराहट का तनाव लौट आया। भले ही बाई लिंग एनएसए की कर्मचारी नहीं थी, लेकिन उन्हें कंप्यूटर प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया गया था। वे किसी और के बारे में नहीं सोच सकते थे जो इस हमले को रोकने में सक्षम हो अगर बाई लिंग विफल हो गया। क्या अराजकता की पूर्व संध्या उन पर थी?
कई लोग अब सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहे थे। उनके समाज की नींव ही तबाह हो जाएगी। जीवन, जैसा कि वे जानते थे, जल्द ही अस्तित्व में नहीं था। आर्मागेडन आता है। जियाओ लो ने अपना अधूरा पेय डाल दिया और खुद से बुदबुदाया, मुझे आप लोगों की मदद करने दो। इससे पहले कि उनकी आवाज फीकी पड़ जाए, उनकी 10 उंगलियां कीबोर्ड पर नृत्य कर रही थी जैसे एक पियानो वादक। पियानो कोड की एक स्ट्रिंग जल्दी से अंधेरे आभासी युद्ध के मैदान में भेजी गई थी। अध्याय 180 मी। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। हुआए विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष के अंदर। बाई लिंग के माथे और नाक से पसीने की चमक झलक रही थी। वह काफी समय से तेजी से टाइप कर रही थी और बेहद थका हुआ महसूस कर रही थी। उसकी उंगलियों में दर्द और झंझनाहट थी, जैसे कि वे किसी भी मिनट सुन्न हो सकते थे। वह चल रही लड़ाई में पूरी तरह से लीन थी। उसके मन में कोई व्याकुलता नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि एक सेकंड के लिए भी नहीं। जैसा कि यह खड़ा था, वह पहले से ही चेहरे पर हार देख रही थी। हमले को रोकने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विरोधी ताकतें टूट रही थी, इस बार एक व्यापक मोर्चे पर खतरनाक रूप से प्रभावित हो रही थी। उनके 4 शीर्ष श्रेणी के हैकर्स के समन्वित हमले को एक अजेय सुनामी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बाई लिंग को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा, लगातार मैदान खोते गए। उसके हताश रियरगार्ड एक्शन का कोई फायदा नहीं हुआ। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने होठों पर इतनी जोर से काटा कि उसके नाजुक लाल होंठ खून बहने वाले थे। यह खत्म हो गया है। बाइलिंग हार गया है। एनएसए के मुख्यालय में हर कोई सदमे और चिंता से रो रहा था। वे यह स्वीकार नहीं कर सके कि हुआ राष्ट्र के उनके गूढ़ रक्षक को आखिरकार इस बार विफलता का सामना करना पड़ा। हुआए विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष में बाई लिंग ने कोडिंग बंद कर दी। वह पूरी तरह से तबाह और हतोत्साहित थी। वह एक स्तूप में चुपचाप देखती रही। जो कुछ अभी-अभी हुआ था, उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा एक घातक सफेद लग रहा था, जैसे कि उसकी आत्मा ने उसे छोड़ दिया हो। वह हार गई थी। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह वास्तव में हार गई, न केवल लड़ाई बल्कि युद्ध। उसने इस तरह के हमले को रोकने के लिए विशेष रूप से पिछले 3 वर्षों में कड़ी मेहनत की थी। हैकर्स का विरोध करके हमले के पैटर्न का अध्ययन करना, नए उपकरण और बॉट विकसित करना, उसके बीटा का परीक्षण करना, संवर्धन। उसने भविष्य के हमलों और रक्षा रणनीतियों के लिए सिमुलेशन पर जोरदार काम किया था और लगातार प्रगति कर रही थी। यह सब प्रयास सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वह अपने देश को शत्रुतापूर्ण विदेशी शक्तियों से कभी न खत्म होने वाले साइबर हमलों को रोकने में मदद कर सके। वह अपने देश से प्यार करने और सेवा करने के विचार के साथ पलीबधी थी और उसने इसे दिल पर लिया था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी में प्रतिभाशाली थी, उसने हुआ नेशन के इंटरनेट फ्रंटियर की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध महसूस किया। गैराभासी वास्तविक दुनिया में कोई भी नहीं जानता था कि वह 1 दर्जन से अधिक साइबर संकटों को दूर करने में हुआ नेशन की मदद करने में महत्वपूर्ण खिलाड़ी थी। इन हमलों में से प्रत्येक ने विनाशकारी परिणाम लाए होंगे। कोई भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसका सबसे अच्छा दोस्त चू यू भी नहीं। उसने एक दोहरी जिंदगी जी और उसने इसका आनंद लिया। वह लौकिक मूक पेशा था, एक गुप्त जीवन जो कभी भी अपने लिए महिमा की तलाश नहीं करता था और कभी भी सार्वजनिक ध्यान आकर्षित नहीं करता था। केवल वह प्रत्येक घटना के बारे में जानती होगी और ये ऐसे रहस्य होंगे जिन्हें वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए बहुत संजोएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन इस जीवन में केवल वह था। कोई और नहीं था जिस पर वह निर्भर हो सकती थी, कोई और नहीं जिससे सांत्वना मिल सके। जब हार आई तो उसने न केवल निराशा बल्कि खालीपन की गहरी भावना महसूस की। एक शून्य। उसके सपने अब धराशायी हो गए थे और वह खोया हुआ महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा, हुआ नेशन की बैलिंग आखिरकार हार गई है। अब से हुआ नेशन हमारा बैक गार्डन बन जाएगा जहां हम जब चाहे टहल सकते हैं। हाँ, ग्लोब पर कहीं सुनहरे बालों वाले पुरुषों का एक समूह जश्न में था। हर कोई उत्साहित था और उत्साह में चिल्ला रहा था।
किसी ने शैंपेन की बोतल भी पी ली। हुआ नेशन के इंटरनेट का उल्लंघन करने का मतलब था कि उनके पास इसके नेटवर्क तक पहुंच होगी, जिसका अर्थ है देश की सभी जानकारी तक पहुंच। वह अब पूरी तरह से उनकी दया पर था। यह सिर्फ खजाने और व्यापार से सैकड़ों अरबों का नुकसान नहीं था, बल्कि बुनियादी ढांचे, संचार और यहाँ तक कि रक्षा से भी तुरंत समझौता किया जाएगा। यह बाइबल आधारित अनुपात की एक आपदा थी। जैसे ही वह खाली बैठी थी, उसने देखा कि कोड की एक श्रृंखला उसकी स्क्रीन पर तेजी से दिखाई दे रही है। मुख्य प्रवेश द्वार के माध्यम से डिजिटल ट्रैफिक का अजेय प्रवाह रुक गया था। भ्रष्ट और चोरी करने के लिए डिजाइन किए गए दुर्भावनापूर्ण डेटा के पैकेटों की पहचान की जा रही थी और नेटवर्क में बेअसर किया जा रहा था। बेलिंग एक ग्राफिक इंटरफेस पर स्विच किया। एक नया फायरवॉल बहुत जल्दी स्थापित किया गया प्रतीत होता है और एक गहरी खाई की तरह काम करता है जिसने हैकर्स के हमले को रोक दिया है। What happened? हैरान हैकर्स के समूह ने अपने उत्सव को रोक दिया और नए पहचाने गए फायरवॉल के खिलाफ हमले का एक और दौर शुरू करने से पहले तुरंत घटना का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्राफिक्स पर स्विच किया। बॉट्स की एक सेना ने नए फायरवॉल पर ध्यान केंद्रित किया, अपने बचाव के माध्यम से तरीके ढूंढे। वांटन और बर्बर विनाश हर जगह। उनके अविश्वास के लिए फायरवॉल को कोड के एक अलग सेट के साथ लिखा गया था और उनका उन्मादी हमला केवल एक छोटे से कोने को फाड़ने में सक्षम था। जिस क्षण उन्होंने आखिरकार इसे तोड़ दिया, उनके सामने एक और फायरवॉल उठ गया जो लाल अलार्म के साथ गूंज रहा था और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। एक क्या बात है? हैकरों की आंखें दहशत में फैल गई। निराश नहीं हुए, उन्होंने अपने दांतों को भींच लिया और अपना हमला जारी रखा। हुआ नेशन के एनएसए का मुख्यालय पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, मूड उदास था। हर कोई उदास दिख रहा था और उसने अपना सिर झुका रखा था। अचानक एक दिल को हिला देने वाला रोना फूट पड़ा और सन्नाटा टूट गया। उन्होंने कहा, इसका अभी तक उल्लंघन नहीं हुआ है। एक नया फायरवॉल दिखाई दिया और सीमा के बाहर उनको रोक दिया। उत्साहित आवाज संक्रामक थी और बहुत जल्द हर कोई फिर से जीवित था। हर कोई या तो मुख्य स्क्रीन को देख रहा था या उनके सामने कंप्यूटर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वे अवाक रह गए। एनएसए के अधिकारी अपने कंप्यूटर से चिपके हुए थे, असंगत रूप से जय जयकार कर रहे थे। हाँ, भगवान हुआ राष्ट्र को आशीर्वाद दे। भगवान वास्तव में हुआ राष्ट्र को आशीर्वाद देता है। सूट पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी उत्साह से उछल आ, रोते हुए कहा, उनको देखो। क्या वे उन लाशों की तरह नहीं दिखते हैं जिन्हें पौधों बनाम लाश में वॉलंट द्वारा अवरुद्ध किया गया था? उनकी टिप्पणी सुनकर कमरे में हंसी की लहर दौड़ गई। यह वास्तव में एक उपयुक्त सादृश्य था। फिर भी कमरा फिर से जल्दी से शांत हो गया। विदेशी हैकर्स ने अभी हार नहीं मानी थी। खेल में वॉलंट के विपरीत उन्हें अवरुद्ध करने वाले फायरवॉल को देखते हुए वे अभी भी ताज़ा रक्त और मांस खोजने के एकल उद्देश्य के साथ लाश के झुंड की तरह बने हुए थे। यह बाइलिंग की फायरवॉल की तरह नहीं लगता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, बाइलिंग के फायरवॉल की प्रमुख विशेषता इसकी तेजी से पुनर्निर्माण करने की क्षमता है। लेकिन वर्तमान फायरवॉल पुनर्निर्माण के लिए बहुत अधिक समय लेता है। लेकिन यह अपनी मजबूती के लिए अद्वितीय है और इसने हमलावरों के लिए दीवार को भेदना मुश्किल बना दिया है। इसका मतलब केवल एक बात हो सकता है, कोई और इस लड़ाई में शामिल हो गया है। हॉल में कंप्यूटर विशेषज्ञों ने तुरंत नए फायरवॉल की विशिष्टता को देखा और अपने विचारों और राय का आदान प्रदान किया। उन्होंने अंत में निष्कर्ष निकाला कि यह बाइलिंग नहीं बल्कि कोई और हो सकता है जो इस बार शत्रुतापूर्ण विदेशी हैकर्स के खिलाफ हुआ नेशन का बचाव कर रहा था। क्या वहां एक और व्यक्ति था? यह खबर एनएसए के अधिकारियों को दी गई और इसने तुरंत काफी हलचल पैदा कर दी। क्या इसका मतलब यह था कि बाइलिंग के अलावा एक और कंप्यूटर जीनियस था जो हुआ नेशन में छिपा हुआ था? उपस्थित अधिकांश लोग हैरान थे, कई उत्साहित थे और कुछ ने व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार भी महसूस किया। उन्होंने ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के साथ न्याय करने में विफल रहने के लिए खुद को दोषी ठहराया। तब तक प्रतिभाशाली लोगों को खोजने और उनका पालन पोषण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।
उन्हें इस बात का गहरा अफसोस हुआ, जबकि साथ ही उन्होंने सोचा कि हुआ नेशन में और कितनी प्रतिभाओं की उपेक्षा की गई। एक विशेष बैठक बुलाने के बाद एनएसए के वरिष्ठ अधिकारी हुआ राष्ट्र की आबादी के बीच छिपे इन प्रतिभाशाली दिमागों का पता लगाने, समर्थन करने और पोषण करने के लिए एक मिशन के लिए सहमति देने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय पर पहुंचे। वे भविष्य के आभासी अंतरिक्ष बल का मूल बनाएंगे जो अगले दशकों तक देश की रक्षा करेगा। 5 मिनट बाद हॉल से जोरदार जयकार और तालियां बजने लगी। पीछे हट गए। बीकारों को पीछे हटा दिया गया है। हम जीत गए। उनको आखिरकार एहसास हुआ कि वे तीसरे फायरवॉल के खिलाफ जाने पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा काम, कितना बढ़िया। हुआए विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष में बाई लिंग की चौड़ी आंखों की अभिव्यक्ति ने यह सब कहा। वह अविश्वास में कंप्यूटर स्क्रीन को घूरती रही। हमलावरों के सभी कोड एक फ्लैश में गायब हो गए। उसने कल्पना की कि कोड की नई लाइनों से बना एक अभेद्य फायरवॉल महान दीवार की तरह बीच में खड़ा था। जैसे ही उसने नेटवर्क की जांच की, बाई लिंग को कोई बग या खामी नहीं मिली, कम से कम पहली नजर से नहीं। यह व्यक्ति कौन है? बाई लिंग ने जो भी यह हासिल किया था, उसके लिए विस्मय और प्रशंसा में था। यह जबरदस्त था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे इस व्यक्ति ने केवल 3 फायरवॉल के साथ भयंकर हमलावरों को रोक दिया। दीवारों ने सामूहिक रूप से गहराई में रक्षा के रूप में कार्य किया। जैसा कि पहली दीवार टूट गई, विरोधी बल को सफलता मिलने से पहले दूसरी का गठन किया जाएगा। जैसे ही दूसरी दीवार लड़खड़ा गई, तीसरी दीवार को आगे के उल्लंघनों को रोकने के लिए उठाया गया। मानव मस्तिष्क के लिए उन फायरवॉल को स्थापित करने के लिए आवश्यक लाखों क्रम परिवर्तनों का पता लगाना और इतने कम समय में फायरवॉल में उल्लंघनों को तुरंत खोजने और ठीक करने के लिए कोड निर्देशों का पता लगाना कैसे संभव था? इस विशेषज्ञ के लिए उनकी गहरी प्रशंसा के अलावा एक हैकर के रूप में बाई लिंग के अपने अहंकार ने भी एक झटका लिया था। जिज्ञासा से दूर होकर और एक पल भी इंतजार करने के लिए अधीर, उसने व्यक्ति को एक संदेश भेजा। तुम कौन हो? जियाओ लो ने सवाल प्राप्त किया और उसी सवाल के साथ जवाब दिया, आप कौन हैं? बेलिंग, क्या आप जानते हैं? जियाओ लो ने हंसते हुए कहा। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर कीबोर्ड पर टाइप किया और जवाब दिया, मी। उन्होंने खुद को मी कहने का एकमात्र कारण यह था कि यह उनका पीढ़ीगत नाम था। यह जियाओ परिवार के वंशावली वृक्ष पर आधारित था और जियाओ लो की पीढ़ी में मी उनके नाम के रूप में था।